करने जा रहे हैं वो है जी इलेक्ट्रोलिसिस जो है, इलेक्ट्रोलिसिस इज गवर्न्ड बाय लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस गिवन बाय माइकल फैराडे। तो अब माइकल फैराडे के दो लॉ है, एक फैराडेज फर्स्ट लॉ है और एक फैराडेज सेकंड लॉ। इसे कहते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और ये है जी फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, ये बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप जरा देखें यहाँ पे, जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया कि आप एक कॉपर की वायर लें और उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ें और एक कील लेके उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ें, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ें और उन दोनों को कॉपर सल्फेट में आप लोग डिप कर दें। तो आप देखेंगे कि जो कॉपर की वायर है वहां से कॉपर उतर के उस कील के ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये बात है यहाँ पे, ये जो एक चीज यहाँ पे है वो ये है कि ये इलेक्ट्रोलिसिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन भी है। ये जो है ये एप्लीकेशन ये है कि इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर कैसे प्रिपेयर करते हैं इम्प्योर कॉपर से, क्योंकि कॉपर जब मेटलर्जी में जब कॉपर जो है वो आता है तो वो कॉपर जो है वो खालिस नहीं होता, उसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। उसके अंदर कुछ रेत के ज़रात होते हैं और उसको खालिस करने का और कोई तरीका नहीं है सिवाय इलेक्ट्रोलिसिस के। तो करते ये हैं कि वो जो इम्प्योर कॉपर है उसके राड बना के उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और जो पहले से प्योर कॉपर पड़ा होता है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करते हैं। जब उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करते हैं तो जो ये जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा था जिसको एनोड कहते हैं, यहाँ से कॉपर उतर के कैथोड के ऊपर चला जाता है और यहाँ पे ये होता है कि जो इसमें सैंड वगैरह होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सारे नीचे जो है वो सोल्यूशन में आ जाते हैं। इसकी केमिस्ट्री मैंने आप लोगों को समझाई थी कल। तो होता ये है कि ये जो इम्प्योर कॉपर है जो कि यहाँ लिखा हुआ है इम्प्योर कॉपर विच इज मेड ऑफ मिलियन ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर। तो यहाँ चूंकि ये एनोड है और एनोड की एक ही डेफिनेशन हमेशा जो है वो है कि वो एनोड को है जिसपे ऑक्सीडेशन होती है। तो ये जो कॉपर के एटम्स हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं जिससे कॉपर के आयन बनते हैं और वो जो कॉपर आयन बने हैं वो तो सोल्यूशन के अंदर आ जाते हैं और वो जो कॉपर जो उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो इलेक्ट्रॉन यहाँ सर्किट में से होते हुए यहाँ बैटरी में से गुजरते हैं और वो इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ जाते हैं। अब जो कॉपर आयन सोल्यूशन के अंदर मौजूद है वो कॉपर आयन वो इलेक्ट्रॉन लेके इस पतरी के ऊपर जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं इस तरह। अब यहाँ पे फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ पे एक्शन में है वो हमने देखना है। याद रखें जो अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट होती है कॉपर की, जो अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस चार्ज के जो उसमें से गुजरता है। इस बात का मतलब क्या है, बड़ी आसानी से मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। हम लोग ये देखते हैं, आपको पता है कि कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है। अब कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है तो यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो इस एनोड पे जो रिएक्शन हुआ है, एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ था कि जो कॉपर के एटम थे उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे और कॉपर आयन बन गए थे और वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रिप में से होते हुए बैटरी में से गुजरे और वो जो है 2 इलेक्ट्रॉन वो यहाँ इस साइड पे आ गए और कॉपर आयन वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर आयन जो है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं कॉपर आयन। कॉपर का एक आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है जिससे कॉपर का एक एटम बनता है। तो कॉपर के एक एटम को डिपॉजिट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जरा सुनिएगा प्लीज, यहां से फैराडेज फर्स्ट लॉ की बात होगी। कॉपर के एक एटम को डिपॉजिट करने के लिए कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर हम कॉपर का 1 मोल या कॉपर के इतने एटम डिपॉजिट करना चाहेंगे 6.022 10⁻23, अगर हम कॉपर के इतने एटम्स जो हैं वो डिपॉजिट करना चाहते हैं इतने एटम्स कॉपर के, तो उसके लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक एटम को डिपॉजिट करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। और कॉपर के इतने एटम्स को डिपॉजिट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 × 6.022 10⁻23।
आसिफ मुनीर अपना बंद करें माइक, आप प्लीज अपने उसका ख्याल रखें माइक का। तो मैं ये कह रहा हूं कि कॉपर के एक एटम को डिपॉजिट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आपको पता है यहाँ कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है। जो कॉपर ने वो 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कॉपर एटम बन गया। तो कॉपर के एक एटम को डिपॉजिट करने के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कॉपर के इतने एटम्स को डिपॉजिट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। और अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात वो ये देखें, कॉपर के इतने एटम्स अगर डिपॉजिट होंगे तो ये कॉपर कितने ग्राम बनेगा? तो ये है जी 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हो चुका है। 1 मोल कॉपर, यहाँ पे जो कॉपर हमारे पास डिपॉजिट हुआ है दैट इज 1 मोल ऑफ कॉपर। यहाँ पे 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हुआ है, 1 मोल कॉपर डिपॉजिट हुआ है। और इस 1 मोल कॉपर का जब वेट करेंगे तो किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अगर आप ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो उसका 1 मोल होगा। अब मेरा क्वेश्चन है, कॉपर के इतने ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इतने ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए हमें ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पे इसको जरा फर्स्ट लॉ को देखें जी। फर्स्ट लॉ फ्राडे का है कि जो वेट डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी ऑफ चार्ज। क्वांटिटी ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉनों की तादाद को कहते हैं, याद रखें। क्वांटिटी ऑफ चार्ज मीन जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे चार्ज ज्यादा होगा। आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है, चार्ज ट्रांसफर्ड व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एनोड। जब एक इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव करता है, बच्चों माइक का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, प्लीज माइक म्यूट किया करें आप लोग। सर आपका माइक बंद है। जी मैं वो जरा सेटिंग में देख रहा था, तमाम लोग आके बोलना शुरू कर देते हैं, इस वजह से मैं देख रहा था। अच्छा जी देखिए आप लोग, तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि कॉपर के एक एटम को डिपॉजिट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कॉपर के 1 मोल एटम को डिपॉजिट करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। और जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है तो हम कहते हैं कितना चार्ज फ्लो करके है? 1.6 10⁻⁹। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? हम लोग इस नंबर को 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है जी 96,485 कूलम, जिसको 1 फेरेड भी बोलते हैं, 1 फैराडे भी कहते हैं इसको। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज इतना होता है। आप देखिए जरा, जो वेट कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, देखिए यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन गुजरे हैं ना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन से मुराद है 1 फेरेड, 2 मोल इलेक्ट्रॉन से मुराद है इससे डबल चार्ज। तो अगर यहाँ से 2 मोल इलेक्ट्रॉन गुजरे हैं तो 63.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिट हुआ है। अगर 4 मोल इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे तो डबल अमाउंट डिपॉजिट होगी। तो weight deposited at cathode is directly proportional to quantity of electricity passed।
अच्छा, एक रूल है जो अभी मैं आपको बना के दे देता हूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन गुजरने से कितने ग्राम डिपॉजिट होंगे किसी भी एलिमेंट के। एक रूल के तौर पे इसको याद रखें, 1 मोल इलेक्ट्रॉन गुजरने से, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के गुजरने से जो क्वांटिटी डिपॉजिट होती है वो है जी मोलर मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। याद रखें, मोलर मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। सपोज अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोग बताएं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन गुजरने से कितना सिल्वर, अगर यहाँ पे सिल्वर होता सपोज, तो कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा कैथोड पे। तो सिल्वर का एटॉमिक मास जो है वो 108 है और सिल्वर के ऊपर चार्ज +1 होता है। तो 1 मोल के इलेक्ट्रॉन के गुजरने से 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन गुजरने से मुराद है इतना चार्ज गुजरा, 96,485 कूलम। अच्छा जी, अब मैं आपसे कहता हूं बताएं जी 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर गुजरेंगे कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो 27 है, सॉरी 27 तो उसका एटॉमिक मास है मेरे ख्याल। तो उसकी जो वैलेंसी है वो 3 है, तो 9 ग्राम डिपॉजिट होगा। याद रखें 9 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पे साल्ट पे डिपेंड करता है। अगर कॉपर सल्फेट तो ज़ाहिर है कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट होगा, एल्यूमिनियम है एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। जो मेटल डिपॉजिट होगी कैथोड पे वो कितनी डिपॉजिट होगी, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों के गुजरने से कितनी डिपॉजिट होगी, इक्विवेलेंट वेट के इक्वल डिपॉजिट होगी। ये जो मोलर मास को डिवाइड करते हैं वैलेंसी पे, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। अब जरा मैं आपको बताता हूँ, ये देखें जी, weight deposited at the cathode is directly proportional to quantity of electricity passed। quantity of electricity passed से मुराद है कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे और फिर उन इलेक्ट्रॉन को हम कूलम में कन्वर्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे हैं तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। जैसे मैंने अब ये कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो ये 96,485 कूलम, जिसको 1 फेरेड भी कहते हैं। तो अब यहाँ क्यू आपको पता है, आप लोगों ने एफएससी में फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास करंट होता है वो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब मैं आपको यहाँ एक ये चीज भी बताना चाहता हूँ, जाहिर है आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको आइडिया होना चाहिए। चार्ज के फ्लो को, इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को तो हम कहते हैं कि चार्ज फ्लो कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से फ्लो कर रहे हैं वो करंट डिसाइड करती है वो चीज। अगर इलेक्ट्रॉन तेजी से फ्लो कर रहे हैं हम कहेंगे जी करंट ज्यादा करंट है। अगर करंट आहिस्ता फ्लो कर, अगर चार्ज या इलेक्ट्रॉन आहिस्ता फ्लो कर रहे हैं हम कहते हैं कि करंट जो है वो कम है। तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ देखें तो Q इज इक्वल टू IT, यहाँ जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो Z है, जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ये इक्वल होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 फैराडे करंट के गुजरने से कितनी अमाउंट डिपॉजिट होती है, इक्विवेलेंट वेट की इक्वल होती है। वही बात मैं आपको बता रहा था। 1 फैराडे से मुराद है 96,485 कूलम, 1 फैराडे से मुराद है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो इस बात को मैं क्या कहूंगा, ये बटे के नीचे F लिखा हुआ है कि 1 फैराडे या 1 मोल इलेक्ट्रॉन के गुजरने से कोई मेटल कितनी डिपॉजिट होगी अपने इक्विवेलेंट वेट के इक्वल। ई से जाहिर किया इक्विवेलेंट वेट को, और ये क्या है, ये है m/n, मोलर मास डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। तो यहाँ z की वैल्यू आ गई है, नीचे आ गया m/nf। तो यहाँ z की वैल्यू पुट करें m/nf, तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया। अगर फैराडेज फर्स्ट लॉ में से कोई चीज एग्जाम में आएगी तो वो ये आएगा कि उसका ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, W इज इक्वल टू MIT/NF, ये याद रखें। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी फैराडेज फर्स्ट लॉ की कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, जैसे हमने कॉपर के बारे में देखा, तो कितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी, 2 मोल इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे कितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी। अब ये आप लोगों के पास एक क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको सारी स्टोरी जो है वाज़ेह हो जाएगी। व्हाट मास ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड
W फाइंड करना है। इफ करंट ऑफ 0.22 एम्पियर, आई की वैल्यू दी गई और यहाँ उन्होंने बता दिया कापर का मैथ 63.5 है, 63.5, और उसके बाद 1.5 आवर्स आपने इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। कीप इन माइंड 1/5 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है। बस एक ही कन्वर्जन जो है वो आ सकती हुई है। तो यहाँ पुट करें, कापर की वैलेंसी 2 है और फैराडे से मुराद आपको पता है 96,485 कूलम। तो आप किसी भी एलिमेंट के बारे में, अब जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था, जो भी न्यूमेरिकल हमने किया भी है कापर वाला, वो भी आप लोग यहाँ ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a solution of nickel nitrate is electrolyzed between platinum electrode using a current of 5 ampere, करंट दिया है 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करें। मोलर मैस निकल का 55 या एटॉमिक मैस 55 है, 58.7, और उसके बाद n क्या है, इसकी वैलेंसी +2 है, यहाँ 2 पुट कर दें और यहाँ फैराडे। तो आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल यहाँ पे करके इसको आप कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास करेंगे इतनी अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट होगी यहाँ। ये जी है फैराडेज फर्स्ट लॉ। अब हम लोग मूव करते हैं फैराडेज सेकंड लॉ। वो फैराडेज सेकंड लॉ जो है ना, वो दरअसल फर्स्ट लॉ ही है, मैं तो समझता हूँ फर्स्ट लॉ है। वो क्या है, वो ये है कि सपोज यहाँ पे आपके पास ये H2SO4 है, ये कॉपर सल्फेट है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, सपोज ये है यहाँ पे, और इन सारों में से एक जितना करंट अगर पास करे, सारों में से एक जितना करंट, सपोज मैं कहता हूं इन सब में से एक फैराडे करंट पास करता है, तो बताएं इसकी कितनी अमाउंट डिपॉजिट होगी, जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होगी। यहाँ कॉपर कितना डिपॉजिट होगा, यहाँ सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा। जाहिर है ये कैथोड है, तो कैथोड पे डिपॉजिट होना है, कैथोड पे यहाँ हाइड्रोजन गैस इवाल्व होगी, यहाँ कैथोड के ऊपर कॉपर आयन जो है, कल हम पढ़ चुके हैं कि कॉपर डिपॉजिट होंगे, यहाँ सिल्वर डिपॉजिट होंगे, कितने होंगे। तो आपको पता है वेट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट के मुताबिक ये डिपॉजिट होगा। अब इक्विवेलेंट वेट जो है आप लोगों को पता है वो कितना है, इसका इक्विवेलेंट वेट वो हम निकाल सकते हैं कापर के इक्विवेलेंट वेट, यानी इनके एटॉमिक मास को डिवाइड कर देते हैं कि वैलेंसी के ऊपर वो इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ जो E है वो बटे के नीचे आ गया, इक्वल टू कांस्टेंट W1 ओवर E1 इज इक्वल टू W2 ओवर E2 इज इक्वल टू W3 ओवर E3, ये कांस्टेंट। अब इसका मतलब जो है वो बड़ी आसानी से आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे आपने जो हाइड्रोजन गैस सवाल हुई है कितने ग्राम हुई है वो यहाँ पे पुट करें और इसका इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे पुट करें, जो इसका इक्विवेलेंट वेट वो यहाँ पे पुट करें। यहाँ पे जो वेट डिपॉजिट हुआ है कॉपर का वो यहाँ पुट करें और उसका इक्विवेलेंट वेट। अब हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट क्या है, कॉपर की इक्विवेलेंट वेट क्या है वो आपको पता है। यहाँ पे जो सिल्वर डिपॉजिट हुआ है उसका इक्विवेलेंट वेट पुट करें। एक क्वेश्चन नीचे है, ये समझने से आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये क्वेश्चन समझिएगा प्लीज तमाम लोग। ये है जी, a certain current liberates 0.504 ग्राम of hydrogen gas in 2 hours। एक करंट गुजरता है 2 घंटों में इतनी गैस लिबरेट होती है हाइड्रोजन। How many grams of copper can be liberated by the same current flowing for same time। तो ये देखें जी, weight of hydrogen deposited, ये क्या करे, weight of hydrogen deposited divided by electrochemical equivalent या equivalent weight of hydrogen, weight of copper deposited divided by equivalent weight of copper। तो आपको पता है weight of hydrogen deposited, तो हमने इसकी जगह पे EH की जगह पे क्या electrochemical equivalent weight होता क्या है, मोलर एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। यहाँ मैंने ये किया कि इसकी जगह पे MH ओवर वैलेंसी पुट कर दी, यहाँ इसकी जगह पे भी कॉपर और इसकी वैलेंसी पुट कर दी। तो यहाँ हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक मास 1 है और इसकी वैलेंसी जो है वो भी 1 है। यहाँ आप लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या है जी, कॉपर का वेट डिवाइडेड बाय कॉपर का इक्विवेलेंट वेट, ये पुट करेंगे तो इससे जो मास आएगा, मुमकिन है इसमें कैलकुलेशन में मैंने कोई मिस्टेक की हो, आप लोग इसको जरा देख लीजिएगा। तो अब ये है फर्स्ट लॉ की एक्सटेंशन है सेकंड लॉ। अगर आप
सीरीज के अंदर सेल जोड़ दें तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो उनके इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से होगा। सपोज सब में से एक फैराडे करंट गुजरता है तो इक्विवेलेंट वेट के इक्वल जो है जो अमाउंट लिबरेट होगी इक्विवेलेंट वेट के इक्वल। ठीक है जी, फैराडे के लॉ है इलेक्ट्रोलिसिस के। नेक्स्ट स्लाइड में मैं जा रहा हूँ। आप लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट लेके ये क्वेश्चन जो है वो उसके मैंने पीछे लॉजिक भी दे दी है, तमाम क्वेश्चन है और नीचे लॉजिक भी दे दी, सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस करवाने के लिए। ये आप लोगों ने नीचे लॉजिक भी दी गई है, नीचे उसका करेक्ट आंसर भी दिया है। फिर हर एमसीक्यूज में मैंने क्या किया है, उसकी मैंने क्वेश्चन दिया है, उसके बाद उसकी करेक्ट लॉजिक दिया और फिर दिया। ये आप लोग करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोग लाजमी करें, इस पे हम लोग टाइम नहीं ज़ाया कर सकते। ये 12 क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। मैं वापस जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लें, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट लें प्लीज, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग भी मूव करते हैं गैल्वानिक सेल की तरफ। अच्छा जी, गैल्वानिक सेल जो है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि जो पहली स्लाइड जिसमें हमने फर्क देखा था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल पर और गैल्वानिक सेल में क्या फर्क होता है। जो गैल्वानिक सेल है ये हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। यहाँ एक एग्जांपल दी गई है, आप लोग सारे जो है वो पढ़ाते भी हैं, आप जिन चीजों से वाकिफ है, लेकिन मैं आप लोगों को एक दफा ये करवाना चाहता हूँ। देखें यहाँ पे ये कॉपर का रॉड है जिसको कॉपर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डिप किया हुआ है। ये सिल्वर का रॉड है जिसको सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डिप किया हुआ है। और ये जो दोनों सोल्यूशन है इनको एक साल्ट ब्रिज के जरिए दोनों सोल्यूशंस को जोड़ा हुआ है। कॉपर का रॉड कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में है और सिल्वर का रॉड जो है सिल्वर सल्फेट के सोल्यूशन में। अब हमने देखना है कि सिल्वर और कॉपर में से कौन सा है जो एनोड के तौर पे काम करेगा और कौन सा है जो कैथोड के तौर पे काम करेगा। लेकिन सिल्वर और कॉपर में से जो कॉपर है वो एनोड के तौर पे काम करेगा। ये जो कॉपर का रॉड है, इस कॉपर के रॉड के ऊपर से which is made of million of atoms of copper, इसमें से कॉपर के जो एटम्स हैं वो हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन देगा जिससे कॉपर आयन बनेगा। कॉपर आयन आप याद रखें, कॉपर आयन जो है ये नीले रंग का होता है, ब्लू कलर का होता है कॉपर आयन। और कॉपर एटम का कलर तो आपको पता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो टोटली चेंज हो जाती है। अच्छा देखें जी, ये जो कॉपर का मैं बता रहा था कि जब एटम्स इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो टोटली चेंज हो जाती है। कॉपर एटम तो गोल्डन कलर का होता है, आपको पता है, समवट ब्राउन गोल्डन कलर का है, और कॉपर आयन नीले रंग का होता है। अब होता क्या है, जो ये कॉपर का रॉड है इसमें से कॉपर की एटम इलेक्ट्रॉन दे के कॉपर आयन में चेंज होते हैं। वो कॉपर आयन सोल्यूशन के अंदर आ जाते हैं और यहाँ से फिर क्या होता है, जो कॉपर के एटम ने इलेक्ट्रॉन दिए तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए यहाँ सर्किट में से गुजरते हैं। सर्किट में से अगर कोई बल्ब वगैरह लगा है वो ग्लो करता है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं। और जब वो सिल्वर के इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन आते हैं तो सिल्वर का वो इलेक्ट्रोड जो है वो उन इलेक्ट्रॉनों को, वो जो सिल्वर आयन सोल्यूशन के अंदर मौजूद है वो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन दे लेते हैं, जिससे जो सिल्वर है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है सिल्वर के इलेक्ट्रोड पे। अब ये इसको आप लोग कर भी सकते हैं, ऐसा वाकई होता है, उसकी एविडेंस पीछे लिखी हुई है। ये देखिए एविडेंस नीचे लिखी हुई है।
कि जब कॉपर का इलेक्ट्रोड जो है, जो कि कॉपर के एटम से मिलकर बना है, वो कॉपर के एटम जब इलेक्ट्रॉन दे के आयंस में चेंज होते जाएंगे, तो आयंस तो सॉल्यूशन में आते हैं, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड जो है वेट में कम होता जाएगा, साइज उसका डिक्रीज करता जाएगा। दूसरी साइड पे सिल्वर का रॉड, आप देख रहे हैं कि सिल्वर के रॉड के ऊपर जो सिल्वर एटम है वो डिपॉजिट हो रहा है। ये एविडेंस है कि वाकई ऐसा हो रहा है। वो एविडेंस मैंने कल भी आप लोगों को बता दिया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, लेकिन ये क्योंकि एक हमारे पास गैल्वानिक सेल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और यहाँ से हमें ये भी पता। अच्छा, एक और दूसरी एविडेंस ये है कि जो सिल्वर का इलेक्ट्रोड है उसका साइज जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सिल्वर आयन सोल्यूशन में जो मौजूद था ना, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर आयन, वो इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर एटम की फॉर्म में डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। वो डिपॉजिट जैसे सिल्वर इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ जाता है। और तीसरी एविडेंस ये है कि यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इसका कलर इंटेंस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब चूंकि कॉपर सल्फेट, कॉपर के जितने भी साल्ट होते हैं ना, एक बात मैं आपको ये बता दूं, कॉपर के जितने भी साल्ट होते हैं वो सारे नीले रंग के होते हैं। वो नीला रंग कॉपर आयन की वजह से होता है। यूं यूं कॉपर के एटम जो है उनकी ऑक्सीडेशन होती जाती है, कॉपर आयन बनते जाते हैं, कॉपर आयन सोल्यूशन में आते जाते हैं, जिससे कलर जो है वो इंटेंस होता जाता है। तो ये हमें एविडेंस भी देगी। अब दरमियान में यहाँ अगर हम वोल्ट मीटर लगा दें, वो वोल्ट मीटर जो है वो हमें इसकी मेजरमेंट देगा कि कितना ये जो सेल बनाया है कितने वोल्टेज का है। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सेल की नोटेशन क्या है। याद रखें, कॉपर की कॉपर के इलेक्ट्रोड को कॉपर आयन के सोल्यूशन में डिप किया तो सिंगल लाइन शो करती है फेज के दरमियान बाउंड्री को, सॉलिड फेज और लिक्विड फेज। कॉपर आयन सॉलिड, कॉपर का रॉड सॉलिड है और नीचे कॉपर आयन है, तो सिंगल लाइन। डबल लाइन शो करती है साल्ट ब्रिज को। फिर सिल्वर के रॉड को सिल्वर आयन में डिप किया तो फिर सिंगल लाइन आएगी। तो इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड पे जिस आयन के अंदर डिप किया वो आगे दिखते हैं, फिर साल्ट ब्रिज। इसी तरह यहाँ पे हम लोगों ने सिल्वर के रॉड को सिल्वर आयन में डिप किया, वो ये। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है, जब यहाँ से कॉपर के एटम इलेक्ट्रॉन दे के कॉपर आयन में चेंज होते जाएंगे, क्योंकि ये जो कॉपर का रॉड है कॉपर एटमों से मिलकर बना, ये कॉपर आयन में चेंज होते जाएंगे। तो पहले तो इस साइड पे कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन था, कॉपर आयन और नाइट्रेट आयन जो है वो कॉपर आयन और नाइट्रेट आयन यहाँ एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस कर रहे थे, क्योंकि जब भी किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो जितना केटाइन का चार्ज होता है इतना इनाइन का चार्ज होता है, वो चार्ज को बैलेंस करते हैं। लेकिन होता फिर क्या है, ऊपर से कॉपर आयन और आना शुरू हो जाते हैं, जिससे इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है। इस साइड पे सिल्वर नाइट्रेट था, जितने सिल्वर आयन थे इतने नाइट्रेट आयन थे, जितना पॉजिटिव चार्ज था इतना नेगेटिव चार्ज था। फिर क्या हुआ, सिल्वर आयन जो है वो ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट होते गए। जब आयन डिपॉजिट होते गए तो इस साइड पे सिल्वर आयन की तादाद कम होगी, नाइट्रेट आयन की तादाद ज्यादा होगी। अब इस साइड पे कॉपर आयन यानी पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, इस साइड पे नेगेटिव चार्ज या नाइट्रेट आयन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे साल्ट ब्रिज का रोल आता है। साल्ट ब्रिज जो है एक ग्लास ट्यूब है जिसके जो एंड से पोरस होती है, पोरस प्लग लगा होता है, जिसमें जिस साइड पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा उस साइड पे साल्ट ब्रिज में जो सोडियम नाइट्रेट मौजूद है उस नाइट्रेट आयन इस साइड पे आना शुरू हो जाएंगे, और जिस साइड पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा था नाइट्रेट आयन, सोडियम आयन उस साइड पे आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ साल्ट ब्रिज के अंदर काफी सारे साल्ट यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको एक हिंट देता हूँ। आमतौर पर वो वाला साल्ट यूज करते हैं जिसमें केटाइन और इनाइन की आयनिक मोबिलिटी कंपेरेबल, जिसमें उनकी स्पीड सेम। ये एक चीज का ख्याल रखा जाता है। मुमकिन बाद में भी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब साल्ट ब्रिज का फंक्शन ये है कि ये चार्जेस की एक्यूमुलेशन को रोकती है, और ये जो दोनों कंपार्टमेंट हैं उनको न्यूट्रल बनाती है। कल हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है उसमें सिर्फ एक कंपार्टमेंट होता है, वोल्टिक सेल में दो कंपार्टमेंट होते हैं। वोल्टिक सेल ने हमें बिजली प्रोड्यूस करके दी, वोल्टिक सेल में ही साल्ट ब्रिज यूज होता है। और यहाँ सेल की नोटेशन देख लें हमने कैसे की है, साल्ट ब्रिज को डबल लाइन से, और जहाँ पे फेज अलग हो रहे हो सॉलिड और एक्वस, वहां पे सिंगल लाइन से शो करते हैं। ये सेल की नोटेशन।
अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। हाँ ये मेरे ख्याल में यस यस वो इसके ऊपर मैंने वो लगा दी थी तो अपना अब मुकम्मल शो हो रही। अब यहाँ देखें ये सेल के रिएक्शन लिखे हुए हैं कि कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देके कॉपर आयन बनते हैं, सिल्वर आयन इलेक्ट्रॉन लेके, और ये सेल कैसे शो करते हैं कुछ सारा लिखा हुआ है। और अच्छा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनर्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। ये जो अभी मैंने कहा है इनको, ये जो एग्जांपल दी है ये एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। ये भी आप ध्यान में रखिए, नया पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जब इलेक्ट्रोड्स के अपने मटेरियल की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो उनको हम कहते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। कॉपर इलेक्ट्रोड ने ही इलेक्ट्रॉन दे के जो इलेक्ट्रोड के ऊपर एटम मौजूद थे उन एटम की ऑक्सीडेशन होगी, ये कहते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स वो होते हैं जिनमें जिस चीज का इलेक्ट्रोड बना है उसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ना हो। याद रखो यहाँ पे जो हम लोगों ने ये सेल बनाया है इसको डिटेल से हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बनाया है। यहाँ हमने क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है उसने रिड्यूस होना है, तो हमने जब सोल्यूशन के अंदर किसी चीज में रिड्यूस होना हो या ऑक्सीडाइज होना हो उस केस के अंदर जो इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं वो कार्बन के या किसी इनर्ट मटेरियल के होते हैं। ये कार्बन लिखा हुआ है, इनर्ट मटेरियल के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। जब इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद स्पीशीज जो है उनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होना हो उस केस के अंदर हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, जैसे कि इस एग्जांपल। हम इसको डिटेल से वो नहीं करेंगे, डिटेल से इसको नहीं करते। यहाँ पे आप लोगों के सामने ये देखें, ये है सेल की नोटेशन लिखी हुई है। अब इसमें से आपने मैच करना है कॉपर प्लेस्ड इन सोल्यूशन ऑफ कॉपर 2 क्लोराइड एंड टिन मेटल प्लेस्ड इन सोल्यूशन ऑफ टिन आयन। ये कहाँ पे है तो इसको ढूंढे जरा। कॉपर प्लेस्ड यानी पहले कॉपर लिखा होगा और फिर कॉपर 2 लिखा होगा और फिर आगे साल्ट प्लेट जो होगी ढूंढते हैं कहाँ है ये। हाँ ये है क्या, कॉपर प्लेस्ड टिन 2 है ये कॉपर, ये लाइन यहाँ पे इधर होनी चाहिए। ये हमने ढूंढ दिया है, जो भी इसकी बात हो रही है वो ये। अब नेक्स्ट मैं कहता हूँ तो नेक्स्ट आप लोग मुझे बताएंगे ढूंढ के। कॉपर मैग्नीशियम सेल वो कहाँ पे है, कॉपर मैग्नीशियम सेल। कॉपर मैग्नीशियम सेल से मुराद क्या है, कॉपर का रॉड जो है कॉपर आयन के सॉल्यूशन में डिप होगा और मैग्नीशियम का रॉड मैग्नीशियम में डिप होगा। वो ये है, ये आपके सामने ये कॉपर मैग्नीशियम सेल। फिर क्वेश्चन, मैग्नीशियम इन सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड टिन इन सॉल्यूशन ऑफ टिन क्लोराइड। ये देखिए मैग्नीशियम सॉलिड है वो मैग्नीशियम क्लोराइड में और टिन क्लोराइड। इस तरह आप लोग इनको मैच कर लेंगे, बाकी आप खुद कर लेंगे। अच्छा अब जो हमारे पास है वो हमारे पास है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड आप लोगों ने, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, आप लोगों को ऊपर जो मैंने एग्जांपल दी है जिसमें कॉपर के रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ था हमने, और हम लोगों ने सिल्वर के रॉड को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ था। कॉपर के रॉड को कॉपर नाइट्रेट में और सिल्वर के रॉड को सिल्वर नाइट्रेट, और उन दोनों रॉड को, दोनों सॉल्यूशन को हमने साल्ट ब्रिज के थ्रू जोड़ा हुआ था और दोनों रॉड को एक एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जोड़ा हुआ था जिसके दरमियान में कोई बल्ब था या वोल्ट मीटर था। अब ये जो हमारे पास जो सेल बना है इसमें हम लोग दरमियान में वोल्ट मीटर लगा देंगे तो पूरे सेल की वोल्टेज मालूम कर सकते हैं। लेकिन पीरियोडिक टेबल में मौजूद हर एलिमेंट, जब आप जाके गूगल करेंगे ना या गूगल में लिखेंगे पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट के बारे में, तो हर एलिमेंट की अपनी एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है। किसी भी एलिमेंट की ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कैसे करते हैं,
याद रखें इसके 3 तरीके हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम। पहले तो ये है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है किसी भी मेटल को उसके अपने आयन के अंदर डिप करें तो वो हमारे पास बनता है मेटल का इलेक्ट्रोड। किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड को अपने उसके अपने आयन, जिंक का इलेक्ट्रोड है जिंक आयन में डिप करें, कॉपर के इलेक्ट्रोड है कॉपर आयन में डिप करें। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तमाम एलिमेंट्स की मेजर की गई है वो इस तरीके से की गई। हर मेटल के इलेक्ट्रोड को उसके अपने आयन के अंदर डिप किया जाता है और फिर उसका पोटेंशियल मालूम कैसे करते हैं, उसको जोड़ते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वर्किंग आप लोगों को पता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि यहाँ पे एक प्लाटिनम की वायर होती है जो आप लोगों को ये नजर आ रही है। एक यहाँ पे ये प्लाटिनम की वायर है ये, और प्लाटिनम की वायर जो है वो जुड़ी होती है एक प्लाटिनम की स्ट्रिप के साथ। ये प्लाटिनम की स्ट्रिप, ये जो प्लाटिनम की स्ट्रिप है इसके ऊपर जो है वो प्लाटिनम जो है उसको इलेक्ट्रोप्लेट किया गया होता है। तो प्लाटिनम की वायर जो है प्लाटिनम की स्ट्रिप के साथ आगे जुड़ी है और इसके ऊपर हम लोग हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल करते हैं इसके अंदर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो वो हाइड्रोजन गैस जो है वो उस प्लाटिनम प्लेट के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हम कहते हैं जी ये हमारे पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। देखिए मैं आपको भी बता रहा था किसी भी एलिमेंट को उसके अपने आयन्स के अंदर डिप करते हैं। अब जिंक मेटल है उसको उसके अपने आयन के अंदर डिप कर दिया, जिंक रॉड को जिंक आयन के सोल्यूशन में, कॉपर रॉड को कॉपर आयन के सोल्यूशन में। अब हाइड्रोजन तो एक गैस है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे बने? हाइड्रोजन की तो स्ट्रिप नहीं बन सकती, रॉड नहीं बन सकता। तो ये हाइड्रोजन के रॉड बनाने का तरीका ढूंढा हुआ है कि कॉपर की वायर लेके उसको कॉपर की एक स्ट्रिप के साथ जोड़ा जाता है और उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस बबल की जाती है। वो हाइड्रोजन गैस जो है उस स्ट्रिप के ऊपर एब्जॉर्ब होती है, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्योंकि हाइड्रोजन का और किसी तरीके से हम लोग रॉड नहीं बना सकते थे। प्लाटिनम को यूज इसलिए किया है कि प्लाटिनम एक जो है वो एक नॉन रिएक्टिव मेटल। अब ये इसको फिर इस रॉड को, इस प्लाटिनम का भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड जो बनाया है, इसको हाइड्रोजन आयन के सोल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है। कीप इन माइंड, हाइड्रोजन आयन के सोल्यूशन के अंदर डिप किया जाता है। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड बना है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसका वोल्टेज जो है वो 0 है, इसका वोल्टेज 0 है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि इसका वोल्टेज 0 क्यों है, वी नीड टू बी प्रॉम्प्ट। अच्छा, तो इसका इलेक्ट्रोड 0 है। रेफरेंस, इसको बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, वन विद नॉन स्टेबल पोटेंशियल एंड यूज्ड टू डिटरमाइन पोटेंशियल ऑफ अदर सेल। जिसकी अपनी पोटेंशियल जो है वो स्टेबल हो और दूसरे सेल की पोटेंशियल यूज करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, उसको हम कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। किसी दूसरे इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल से मुराद क्या है तो मैं आपको बता रहा हूँ। पीरियोडिक टेबल हर एलिमेंट के अपनी एक पोटेंशियल है। उसका तरीका ये लगाया था, किसी भी मेटल को, रॉड को उसके अपने आयन के अंदर डिप किया जाता है और फिर उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा जाता है और दरमियान में हम लोग एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं और उन दोनों सोल्यूशन को साल्ट ब्रिज के जरिए जोड़ देते हैं। तो दूसरा जो इलेक्ट्रोड है या दूसरा हमारे पास उसकी पोटेंशियल हमारे पास आ जाती है। लेकिन याद रखें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कि इसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर यूज होता है। आपको पता है हाइड्रोजन गैस एक एक्सप्लोसिव गैस है। और दूसरा ये है कि अगर हम लोगों ने रिसर्च करनी है तो हम हर जगह तो हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर जो है वो लेके उठा के नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की काफी सारे ये डीमेरिट्स हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जगह पे कोई और इलेक्ट्रोड भी यूज हो सकते हैं जी। 2 और इलेक्ट्रोड, एक है सैचुरेटेड कैलोमर इलेक्ट्रोड और एक है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। अगर आप लोग इनके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो मेरे लेक्चर इन पे हैं और बहुत जबरदस्त किस्म के लेक्चर हैं जिसमें हर तरह का कॉन्सेप्ट दिया गया है। सैचुरेटेड कैलोमर इलेक्ट्रोड पे भी और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड पे भी मुकम्मल लेक्चर है। इस तरह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन होते हैं इनका एक अलग से लेक्चर है। वो लेक्चर अगर आप कहेंगे तो डॉक्टर साहब आपको भेज देंगे, मैं आपको भेज दूंगा वो लेक्चर। लेकिन
फॉर द टाइम बीइंग मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो आमतौर पर यूज होते हैं वो 3 हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सैचुरेटेड कैल्विन इलेक्ट्रोड, सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। ये जो सैचुरेटेड कैल्विन इलेक्ट्रोड है और सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड है, जैसे मैंने यहाँ बनाया भी है, ये एक पेन जितना होता है। आप इसको अपनी जेब में भी डाल सकते हैं। दुनिया में जितनी भी रिसर्च हो रही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो इस पे यही सेल उसमें आमतौर पर यही रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रोड जो मैंने की बनाई है, ये पिक्चर भी लगी हुई है साथ, ये एक जेब में आप डाल के घूम फिर सकते हैं। ये भी जब इनके मुकाबले में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड अगर कहीं पे सेट करना हो तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो उसके लिए फिर हाइड्रोजन गैस का सिलेंडर हमें चाहिए। अच्छा, लेकिन एक बात आप ज़हन में रखें कि अभी जो बात याद रखने की है वो ये है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 है, सैचुरेटेड कैल्विन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है 0.244 वोल्ट, और ये जो निकाला कैसे है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ के निकाला है। सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0.194 है, और ये निकाला कैसे है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ के। तो जब भी कोई नया इलेक्ट्रोड आप लोग डिजाइन करते हैं, उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं और सबसे पहले उसकी वोल्टेज जो है वो फाइंड करते हैं। और मैं उसका तरीका आप लोगों को अभी नेक्स्ट स्लाइड पे बताने लगा कि कैसे करते हैं। इस स्लाइड की हमें दोबारा जरूरत पड़ेगी तो बाद में बताते हैं। अब फर्ज किया, ये देखो यहाँ पे मैं कुछ टाइम आप लोगों का लूंगा। हम चाहते हैं जिंक की स्टेप को हमने जिंक नाइट्रेट के सोल्यूशन में डिप किया है, इसको हम कहते हैं जी जिंक इलेक्ट्रोड। कीप इन माइंड, ये जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक की स्टेप को जिंक नाइट्रेट के सोल्यूशन में डिप किया, ये जिंक इलेक्ट्रोड। हम ये चाहते हैं कि हम इस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल फाइंड करें, इस इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल क्या है। एक बात जो मैं आपको बताना यहाँ पे जरूरी समझता हूँ कि जब जिंक की स्टेप को जिंक के सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो ऐसा क्या काम हो जाता है कि हमें ये जरूरत पड़ती है कि हम उसका पोटेंशियल जो है वो मेजर करें। वो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या काम ऐसा हो जाता है। सपोज ये जिंक का सोल्यूशन है और इसके अंदर मैंने जिंक की स्ट्रिप को डिप किया, ये आपके पास जिंक नाइट्रेट समझ लें या जिंक सल्फेट समझ लें, ये उसका सोल्यूशन है। और यहाँ पे ये जिंक की स्ट्रिप। आप लोग याद रखें, जब भी किसी मेटल को उसके अपने आयन के अंदर डिप करते हैं, दो तरह की टेंडेंसीज होती है। पहली टेंडेंसी ये होती है कि वो जो मेटल का इलेक्ट्रोड है उसके जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन दे के ऑक्सीडाइज होते हैं और सोल्यूशन में आ जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन उस स्ट्रिप के ऊपर पड़े रहते हैं। अब यहाँ ये जो जिंक की स्ट्रिप है जो कि जिंक के एटमों से मिलकर बनी है, यहाँ जिंक के एटम इलेक्ट्रॉन दे के जिंक आयन बनाते हैं। जिंक आयन तो आ गया सोल्यूशन में। अब याद रखिए, पहले सोल्यूशन के अंदर जिंक सल्फेट मौजूद था और जितने जिंक आयन थे इतने ही सल्फेट आयन थे, तो सोल्यूशन जो है वो न्यूट्रल था। लेकिन अब क्या हुआ, अब ऊपर से और जिंक आयन आना शुरू हो गए। वो जो जिंक आयन जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस स्ट्रिप के ऊपर पड़े रहते हैं। पहली टेंडेंसी तो ये है कि जो जिंक के एटम उस स्ट्रिप के ऊपर हैं वो इलेक्ट्रॉन दे के जिंक आयन बनेंगे, जिंक आयन सोल्यूशन में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्ट्रिप के ऊपर रहेंगे। दूसरी टेंडेंसी ये है कि जो जिंक आयन सोल्यूशन में मौजूद है वो ऊपर जाके वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और रिड्यूस हो जाएंगे और जिंक के एटम बन के दोबारा उस इलेक्ट्रोड का या पतरी का हिस्सा बन जाएंगे। कीप इन माइंड, दो तरह की टेंडेंसीज हैं और ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि साइंटिस्ट ने किस हद तक उन्होंने काम किया। अब जिंक को जब जिंक आयन में डिप करते हैं, दो टेंडेंसीज है, जिंक के एटम इलेक्ट्रॉन दे के जिंक आयन बनकर सोल्यूशन में आएंगे, नीचे से जिंक आयन सोल्यूशन से जाकर वो इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब याद रखें, हमेशा जब भी किसी मेटल को उसके आयन में डिप करते हैं एक टेंडेंसी ज्यादा होती है, जिससे होता क्या है, अब सपोज ऊपर से 5 जिंक एटम 10 इलेक्ट्रॉन देगी, क्योंकि एक जिंक एटम जो है
वो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। सपोज ऊपर से 5 जिंक एटम 10 इलेक्ट्रॉन दे के आयन बन के नीचे आ गए, तो नीचे से 4 जिंक आयन ऊपर जाके 8 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रिप के ऊपर पड़े रहे। उससे होता यह है कि जिंक की स्ट्रिप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और सोल्यूशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब भी किसी मेटल को उसके अपने आयन के अंदर डिप करते हैं तो स्ट्रिप के ऊपर एक तरह का चार्ज आता है और सोल्यूशन पे उसका अपोजिट चार्ज आता है। अब जब ये सूरत हाल हो, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज हो, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज हो, उनके दरमियान, अब यहाँ स्ट्रिप पे नेगेटिव चार्ज है, सोल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज है, इनके दरमियान एक पोटेंशियल या पावर डेवलप हो गया। ये इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हम लोग इन इलेक्ट्रॉनों को कहीं बाहर किसी सर्किट में मूव करवा दें तो ये कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं, क्योंकि पावर डेवलप हो गया। सोल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव चार्ज, एक करंट गुजरने का पावर पैदा हो गया। तो ये इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स है, जिससे किसी भी इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल होती है कि जब भी किसी मेटल के इलेक्ट्रोड को उसके अपने आयन में डिप करते हैं, उस इलेक्ट्रोड पे एक तरह का चार्ज आता है, सोल्यूशन पे उसके अपोजिट चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डेवलप हो जाता है सोल्यूशन और उस इलेक्ट्रोड के दरमियान। तो फिर किया यह जाता है कि उन इलेक्ट्रॉनों को बाहर सर्किट में मूव करवाया जाता है। अब यहाँ पे हाँ, अच्छा, ये पोटेंशियल डेवलप हो गया। अब मैं आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात जरा बताऊं, वो भी साथ बताता चलूं। वो ये है कि ऊपर हाइड्रोजन गैस है और नीचे हाइड्रोजन आयन है। इस केस में ये होता है कि जितने हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन दे के नीचे आते हैं, सपोज ऊपर से 5 हाइड्रोजन एटम 5 इलेक्ट्रॉन दे के नीचे आ गए, नीचे 5 हाइड्रोजन आयन बन गए, तो नीचे से 5 हाइड्रोजन आयन जाके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। ये वजह है कि हम लोग कहते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 है, क्योंकि उनमें कोई चार्ज नहीं आता इलेक्ट्रोड पे और ना सोल्यूशन पे उसका अपोजिट चार्ज आता है। जबकि बाकी तमाम मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोड पे एक तरह का चार्ज आता है और जो सोल्यूशन उस पे उसका अपोजिट चार्ज आ जाता है। इसका मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इस वजह से हम 0 कहते हैं। एक बात ये हो। अब हम लोग आगे चलते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये होता है कि जिंक की स्ट्रिप को जिंक नाइट्रेट के सोल्यूशन में डिप किया है और इसको हमने जोड़ दिया है। वो जो मैंने आप लोगों से कहा था कि जिंक की स्ट्रिप के ऊपर से जो जिंक के एटम है वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो पतरी के ऊपर है, और जो जिंक है वो जिंक आयन बन के सोल्यूशन के अंदर आ गया। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरते हैं, इधर से होते हुए यहाँ पे पहुंचते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे। तो सोल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है और सोल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है वो इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बन जाती है, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन लेके। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वोल्ट मीटर में से गुजरते हैं, वोल्ट मीटर जो है वो रीडिंग देता है 0.76 वोल्ट। अब आपको पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो पे हमने राइट साइड पे लगाया है, इसका पोटेंशियल तो 0 है। इसका मतलब ये जो भी रीडिंग आई है ये हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड की आई है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि जिंक की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो हम ये कहेंगे कि ये जो वैल्यू आई है ना हमारे पास, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है जिंक का, ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 0.76 वोल्ट। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कीप इन माइंड। अब दूसरी साइड पे है जरा, इस केस में कॉपर के स्ट्रिप को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया और इसको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया। इस केस में हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। हाइड्रोजन के एटम जो है, 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो जो 2 एटमों ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए वहां से हाइड्रोजन आयन बने, वो हाइड्रोजन आयन तो सोल्यूशन के अंदर आ जाते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से होते हुए एक्सटर्नल सर्किट में जाते हैं, वोल्ट मीटर में से गुजरते हैं, तो वोल्ट मीटर रीडिंग ये देता है। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, कॉपर के आयन वो 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं जिससे कॉपर का एटम बनता है। अब याद रखें, अब ये जो रीडिंग आई है
आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन आयन से आ रहा है तो ये रीडिंग हाइड्रोजन की नहीं, ये रीडिंग कॉपर की है, क्योंकि इसका पोटेंशियल तो जीरो है और यहाँ पे कॉपर की रिडक्शन हो रही है, तो हम कहेंगे ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। और इस रिडक्शन की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो हमारे पास 0.34 वोल्ट है, 0.34 वोल्ट उस रिडक्शन की जो वैल्यू आई 0.34 वोल्ट है। अब ध्यान में रखें, हम लोग जब भी किसी मेटल के इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं तो जो हमारे पास रीडिंग आती है वो उस इलेक्ट्रोड की होती है, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की नहीं होती। और दूसरी बात ध्यान में ये रखें, जब भी किसी मेटल के इलेक्ट्रोड को उसके अपने आयन में डिप करके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं तो कुछ केसेस में ये होता है कि ऑक्सीडेशन हो रही होती है उस इलेक्ट्रोड पे, जैसे यहाँ जिंक के केस में ऑक्सीडेशन हो रही, और कुछ केसेस में रिडक्शन हो रही होती है उस इलेक्ट्रोड पे, जो मेटल का इलेक्ट्रोड, जैसे कॉपर के केस में रिडक्शन हो रही। तो ऑक्सीडेशन हो रही तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन हो रही रिडक्शन पोटेंशियल है। साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि चाहे किसी मेटल के इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन हो रही होगी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ने से, चाहे किसी मेटल के इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन हो रही हो, हम उन वैल्यूज को रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में ही जाहिर करेंगे। लेकिन वो उन्होंने ये कहा कि फिर जिसकी ऑक्सीडेशन, जैसे यहाँ पे जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है, तो उन्होंने ये कहा कि जब किसी मेटल के इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही होगी तो हम उसकी वैल्यू को माइनस के साथ शो कर देंगे, माइनस के साथ जाहिर कर देंगे, क्योंकि वो तो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है लेकिन हम उसको जाहिर करना चाहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में उसको जाहिर करेंगे, उसकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे कॉपर की वैल्यू के साथ माइनस नहीं लिखना, क्योंकि इसकी तो हो रही रिडक्शन रही थी, पहले इसकी रिडक्शन हो रही थी। तो ये तरीका है जिससे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो डिवाइस की गई। मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिवाइस कैसे की गई। किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड को उसके अपने आयन के अंदर डिप करके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ उसको कनेक्ट करते हैं। वो जो मेटल का इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया था, या उस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है या उस पे रिडक्शन होती है, जो वोल्ट मीटर हमें रीडिंग देता है वो हमें उस इलेक्ट्रोड की रीडिंग देता है जो कि हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा है। वो हमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वोल्टेज की रीडिंग नहीं देता, क्योंकि उसकी वोल्टेज जीरो होती है। वो रीडिंग हमारे पास होती है दूसरे इलेक्ट्रोड की, जो मेटल इलेक्ट्रोड है। लेकिन कुछ मेटल इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कुछ रिडक्शन होती है। तो करते ये हैं, जिन पे रिडक्शन होती है वो तो वेल एंड गुड, उनकी वैल्यूज को तो कुछ नहीं कहते। जिन पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है उनकी वैल्यूज को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करने के लिए माइनस की साइन लगाते हैं। और इस तरह हम लोग तमाम पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनकी हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज जो हैं वो इस तरीके से हम लोग मालूम कर लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो ये देखें आप लोगों के पास नेक्स्ट पेज पे, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोग याद रख सकते हैं बड़ी आसानी से, ये निमोनिक आप लोग याद रखें। लिटिल किंजा कैन सेंड मंकी एलिफेंट ज़ेब्रा क्रो इन क्यूबिक निकल टिन लेड हट। ये क्यूबिक शेप की एक निकल टिन लेड तीनों मेटल्स की बनी हुई एक हट है, उसके अंदर किंजा ने क्या कुछ भेजा है आप लोगों के सामने। ये लिथियम है, ये पोटाशियम है, ये कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, क्रोमियम है, और उसके बाद कॉपर है। बच्चों नमाज के बाद लेक्चर शुरू करते हैं, आप लोग नमाज पढ़े, 10 मिनट की ब्रेक है, प्लीज वापस तमाम लोग ज्वाइन कीजिएगा। आगे जो चीजें हैं बड़ी कंसेप्चुअल है, 10 मिनट की ब्रेक है बच्चों। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चों मैं आ गया हूँ। अच्छा जी, पीछे जितनी भी बातें हुई हैं वो बातें जो है वो सिर्फ आप लोगों को एक दफा बताई हैं, लेकिन उनमें से कोई मतलब ये चांसेस नहीं है कि उसमें से कोई टेक्निकल क्वेश्चन बने। जो क्वेश्चन बनेगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल चीज में से बनेगा, क्योंकि
ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंस्ट्रक्ट हुई है ये सारी उसकी बेस पे हुई है, जो पीछे हमने जो कुछ पढ़ा है, ये जो पीछे हमने किया है इसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं है जो इस काबिल हो कि आप लोगों को डिटेल के साथ कंसेप्ट लिया जाए। यहाँ पे जो है ये चीजें आप लोगों ने अच्छे से समझनी। एक तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ये जो आपके पास एक निमोनिक लिखी है ये आप फिंगर टिप्स पे करें, और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको ये अगर आपको लिखना पड़े सिर्फ एलिमेंट्स के नाम इस तरतीब से कि आप मुंह से बोलते जाएं और आप लिखते जाएं, जैसे लिटिल से लिथियम हो गया, किंजा से पोटाशियम हो गया, तो ये इस तरह आपको आना चाहिए। अब इससे फायदा क्या होगा वो आप लोग आगे जाके भी देखने वाले हैं। अच्छा, एक बात ये और दूसरा ये है कि रिडक्शन पोटेंशियल को डिनोट कैसे करते हैं, क्योंकि अच्छा एक और बात, ये जो तमाम है लिथियम की यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल लिखी हुई है -3.045। अब इससे एक चीज वाजे है कि जब लिथियम की मेटल के राड को लिथियम आयन में डिप करके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन हुई होगी। तो जो वैल्यू हमें वोल्ट मीटर शो करेगा, वोल्ट मीटर पे तो नहीं लिखा हुआ नेगेटिव या पॉजिटिव, वो तो उसने वैल्यू शो की, वैल्यू थी 3.045। तो फिर हमने कहा क्योंकि लिथियम की ऑक्सीडेशन हुई है तो हमने कहा कि ये जो वैल्यू आई ना 3.045, हमने कहा कि ये ऑक्सीडेशन की वैल्यू है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने डिसाइड किया नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में वैल्यू होनी चाहिए, उन्होंने उस वैल्यू को नेगेटिव पास, क्योंकि पहले प्लस की ऑक्सीडेशन होती है उसको नेगेटिव कर। खैर अब ये बात आप भूल जाएं, जो कुछ पीछे मैंने बताया वो भूल जाएं, वो भूल जाएं। अब सिर्फ ये याद रखें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर ये जो वैल्यूज हैं ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं, और रिडक्शन पोटेंशियल कैसे शो करते हैं उसका तरीका क्या है, वो ये तरीका जो आपके सामने लिखा है। अब चूंकि रिडक्शन होती है ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना, रिड्यूस होना, रिड्यूस से रिडक्शन निकला है ना, जिंक +2 जिंक 0 में चेंज हुआ, तो हमेशा केटाइन लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और एक लाइन लगा के राइट साइड पे हम लोग लिखेंगे उसका जो एटम है वो लिखेंगे। तो ये एक इसकी जो इसको डिनोट करना है ये ज़हन में रखें और आगे उसकी वैल्यूज लिखेंगे। अब E0 ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ये है जिंक आयन इनटू जिंक, क्योंकि रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट का कम होना, तो ये तरीका है, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे ज़हन में, यानी पहले आप आयन लिखेंगे उसके बाद एटम लिखेंगे, जिससे शो हो रहा होगा कि ये 2 से 0 हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नाम भी नहीं लेंगे हम, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नाम भी, सारी वैल्यूज जितनी भी ये टेबल में दी गई सारी वैल्यूज जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज, और ये निमोनिक याद करके आप इन एलिमेंट्स की तरतीब याद रखें जिससे आपको फायदा हो। अब हम लोग इसकी आगे एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। याद रखें जितनी भी वैल्यूज निकालेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मुकाबले में निकालेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मुकाबले में। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मुकाबले में जो वैल्यू निकाली है वो आयरन की जो वैल्यू है वो 0.750 वोल्ट है, Fe+3 to Fe+2 इसकी वैल्यू जो है प्लस 0.750, ये किसके लिए है जी, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कंपैरिजन में जो निकाली है, लिखा हुआ भी है, ये शी के अगेंस्ट निकाली है। अगर यही वैल्यू हम लोग सैचुरेटेड कैल्विन इलेक्ट्रोड यूज करके निकालें, यदि अभी हम सैचुरेटेड कैल्विन इलेक्ट्रोड हमने बना ली, वहां पे जो वैल्यू निकलेगी वो उसका आंसर आएगा 0.506। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मुकाबले में जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं, अगर हम सैचुरेटेड कैल्विन इलेक्ट्रोड के अगेंस्ट वो निकालना चाहते हैं तो तरीका ये है कि उसमें से जो सैचुरेटेड कैल्विन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल है शी के मुकाबले में उसको माइनस कर दें, तो ये आंसर आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मुकाबले में एलिमेंट्स की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं, अगर उनको सैचुरेटेड कैल्विन इलेक्ट्रोड के अगेंस्ट निकालना हो तो उसको वैल्यू माइनस कर देंगे, और ये सैचुरेटेड कैल्विन इलेक्ट्रोड की वैल्यू है तो इसको माइनस कर दिया 0.750 में से। और इसी तरह सिल्वर क्लोराइड के केस में सिल्वर क्लोराइड की जो वैल्यू ये है 0.197 है, इसको यहाँ माइनस कर। अब अगर मैं आप लोगों से एक कहूँ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं आपसे कहूँ कि आप लोग मुझे ये बताएं कि जो आपके पास 0.3 वोल्ट है ये कॉपर की, ये शी के मुकाबले में
अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसको आप निकालें सैचुरेटेड कैल्विन इलेक्ट्रोड के मुकाबले में, या इसको आयरन उसके सिल्वर क्लोराइड के मुकाबले में निकालें, तो ये वाले नंबर जो हैं इनको वहां से माइनस कर दें। ये एक चीज आपको यहाँ बता दी मैं, और ये एक एग्जाम्पल को आप अच्छे से ज़हन में रखें, क्योंकि आप लोगों को एफएससी लेवल में ये नहीं है, बीएससी लेवल में भी ये नहीं है, एमएससी लेवल में ये जरूर है, और ये इलेक्ट्रो एनालिटिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स में आता है, और साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कभी कभार यूज नहीं भी करते, ये ऊपर लिखा हुआ भी है, शी इज आल्सो अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड यूज्ड टू फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड, बट इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज शी को यूज करना कन्वीनियंट नहीं है। उसकी वजह क्या है? शी इज डिफिकल्ट टू सेट अप एंड कंट्रोल ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैसियस हाइड्रोजन। ये वजह इसलिए हम सैचुरेटेड कैल्विन इलेक्ट्रोड या सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि अगर हम लोगों ने जो शी के मुकाबले में रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दी गई है, उसको अगर हमने सैचुरेटेड कैल्विन इलेक्ट्रोड या सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड के मुकाबले निकालना है, तो ये वाले नंबर जो है इनको वहां से माइनस कर देंगे। अब उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। किसी सेल की पोटेंशियल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए, ये आप लोग मेरी हेल्प करेंगे। नंबर 1 पे डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। हाँ, ये YouTube पे ये चीजें हैं, YouTube के मेरे लेक्चर में है, अदरवाइज लेक्चर में आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। बताया सैचुरेटेड कैल्विन इलेक्ट्रोड का पूरा एक जबरदस्त किस्म का लेक्चर वहां पड़ा है, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने ये एक ब्रीफ समरी बनाई है आप लोगों के लिए, मैं हर रोज आजकल आज भी मैंने 6 घंटे बैठ के ये सारी प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार की है, तो मैं वो चीजें आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में आने के चांसेस। फिलहाल हम बड़ी टारगेट किस्म की प्रेपरेशन जो है कर रहे हैं। अच्छा, ये जो जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। ये स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत निकाली गई। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या क्या है? नंबर 1 पे जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस डाली गई वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे थी, और वो सारा ऑपरेटर्स जिसके अंदर ये मालूम की 1 एटीएम प्रेशर था। नंबर 2, किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड को जब मेटल आयन में डिप किया गया, उन आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर रखी गई। अब क्वेश्चन ये है कि सपोज हम जिंक की स्ट्रिप को जिंक आयन में डिप करना चाहते हैं। अब अकेले तो केटाइन हमें कहीं से भी नहीं मिलते कि कहीं से जिंक आयन मिल जाए, जाहिर है हमें जिंक का कोई भी साल्ट यूज करना होता है, वो जो भी जिंक का साल्ट उसका 1 मोलर सोल्यूशन बनाना है, याद रखिए। तो स्टैंडर्ड कंडीशन का पहला नंबर है, यानी प्रेशर 1 एटीएम होना चाहिए। नंबर 2, इलेक्ट्रोड को जिस सोल्यूशन के अंदर डिप करना है उसकी कंसंट्रेशन जो है 1 मोलर होनी चाहिए। नंबर 3, टेम्परेचर 298 केल्विन। इन कंडीशन के तहत ये वैल्यू मालूम की गई। याद रखें, अगर ये कंडीशंस चेंज होंगी, सपोज जो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज यहाँ पे दी गई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये दी गई है, मैं उसको अंडरलाइन करता हूँ 0.34 वोल्ट। ये जो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, ये कॉपर की स्टेप को कॉपर आयन के 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप किया गया था, और 1 एटीएम प्रेशर था उसका, और 298 केल्विन टेम्परेचर था। बड़ी कंट्रोल्ड कंडीशन के तहत तमाम एलिमेंट्स की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज निकाली गई। अब अगर हम वो कंडीशन चेंज करते, सपोज हम प्रेशर चेंज करें, टेम्परेचर चेंज करें, या फिर आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर के अलावा 0.1 मोलर सपोज ले लें, तो याद रखें पोटेंशियल की ये वाली फिर जो कॉपर है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये नहीं होगी, वो कुछ और हो, और उसे कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फरमाइश। उसके लिए जो इक्वेशन है उसको कहते हैं नर्स्ट इक्वेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने एफएससी में तो नहीं की, बीएससी में बड़ी इंपॉर्टेंट है ये नर्स्ट इक्वेशन, जो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे अप्लाई की जाती है, जो कि बड़ी आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अब तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन किसे कहते हैं? एक्टिविटी या कंसंट्रेशन 1 मोल, प्रेशर 1 एटीएम, टेम्परेचर 298 केल्विन। तो किसी भी सेल की पोटेंशियल मालूम करने का तरीका ये होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। एनोड की जो रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस
कैथोड की माइनस एनोड की। अब यहाँ पे बड़ा आसान है, अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई हूँ तो जो कम वाली वैल्यू होगी वो एनोड की होगी, ज्यादा वाली कैथोड की, वहां से आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करने को कहा है कि जिंक कॉपर सिस्टम जो है इसके लिए आप लोग निकालें कि क्या पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये क्वेश्चन करवा देता हूँ जिंक कॉपर सिस्टम के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू राइट कि जिंक जो है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। रिडक्शन लिखते कैसे हैं, पहले Zn+2 लिखते हैं और फिर Zn0 लिखते हैं। और ये ऐसा क्यों लिखते हैं, ऐसा इसलिए लिखते हैं कि +2 से 0 हो रहा है, इसी को तो रिडक्शन कहते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और फिर इसकी जो वैल्यू है रिडक्शन की ई नॉट, ये जो नॉट ऊपर लगाया है ना, इसका मतलब है कि प्रेशर 180 है, टेम्परेचर 298 केल्विन और हमारे पास एक्टिविटी 1 मोल। इसका मतलब ये, अब ये जो हमारे पास इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो आती है -0.76 वोल्ट की आती है। और कॉपर की क्या वैल्यू है, कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल मुझे सही तरह लिखना आना चाहिए। मैं पहले लिखूंगा कॉपर आयन क्योंकि रिडक्शन है ना, उसके बाद लिखूंगा कॉपर, ये लिखूंगा। और यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, वो है +0.34 वोल्ट। अब मैंने यहाँ पे डिसाइड करना है कि इसमें से एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। यानी अगर जिंक को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करें, कॉपर को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करें, दोनों सोल्यूशन को साल्ट ब्रिज से जोड़े और दोनों इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिकल सर्किट के जरिए जोड़े, तो वो जो सेल बनेगा उस सेल की जो पोटेंशियल होगी, दरमियान में वोल्ट मीटर लगाएंगे, वो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, उसमें एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा। तो बड़ा आसान है, जो कम वैल्यूज है वो एनोड, ज्यादा वाला कैथोड। इसका मतलब ये एनोड है, ये कैथोड, ये एनोड है, ये कैथोड। अब यहाँ वैल्यूज पुट करें, कैथोड की वैल्यू पुट करें, क्या है कैथोड की रिडक्शन पोटेंशियल, ये कैथोड है ना कॉपर, ये एनोड है, इसकी है जी 0.34 वोल्ट माइनस एनोड की क्या है -0.76 वोल्ट। माइनस माइनस प्लस हो गया तो आंसर आ गया 1.10 वोल्ट। देख रहे हैं आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर कैडमियम सिस्टम के लिए मालूम करें। सिल्वर कैडमियम सिस्टम के लिए मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाने लगा हूं, सिल्वर कैडमियम सिस्टम आपको बताने के लिए, ताकि हमें पता चले, हम ढूंढते हैं कि सिल्वर कहाँ है और कैडमियम कहाँ है। सबसे पहले तो ढूंढ लेते हैं, कैडमियम मुझे ये नजर आ गया जी, ये, और सिल्वर मुझे ये नजर आ गया, ये देखें जी, ये सिल्वर है। अब हमने सेल बनाना कैसे है, कैडमियम की राड को कैडमियम आयन के सोल्यूशन में, सिल्वर के राड को सिल्वर आयन के सोल्यूशन में, दोनों सोल्यूशन को साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करें और दोनों राड्स को इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसके दरमियान में वोल्ट मीटर लगाओ। अब आप लोग मुझे बताएं कि इसमें से एनोड कौन सा होगा, कैथोड कौन सा होगा। डी जो कम वैल्यू है -0.44, ये एनोड होगा। ज्यादा वाला ये जो 0.794 है, ये हमारे पास कैथोड होगा। तो फिर हम फार्मूला लगाएंगे, पहले कैथोड की वैल्यू लिखेंगे पोटेंशियल की, मैं 0.794 लिखूंगा, माइनस उसके बाद एनोड की वैल्यू -0.44 ये लिखूंगा। तो हम लोगों ने इस तरीके से हम रिडक्शन पोटेंशियल, वो जो सेल बनेगा उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की हमें वैल्यू मालूम हो जाएगी। लेकिन कीप इन माइंड, यहाँ पे कैडमियम रॉड को कैडमियम आयन के 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप किया था, सिल्वर रॉड को सिल्वर आयन के 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप किया था। तो हम इस तरह सेल की पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जब भी आप लोग, बहुत सारे बच्चे आप में से एमफिल कर रहे हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमें इतने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ वास्ता पड़े कि आप 1 मोलर सॉल्यूशन ही बना दें। रिसर्च करते हुए या एक्सपेरिमेंट करते हुए हमेशा हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं ना, उसकी मोलैरिटी हमेशा कम होती है मोलैरिटी। तो अगर उस केस में हमें पोटेंशियल मालूम करना पड़े तो फिर क्या करें हम, ये तो सेल की पोटेंशियल है जब 1 मोलर सॉल्यूशन, अगर उस केस में पोटेंशियल मालूम करना पड़े तो उसका तरीका मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा सुने उसका तरीका, जरा सुन ले कि वो क्या तरीका है। हाँ, उसका तरीका ये है आपके सामने, ये है जी नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत जो इक्वेशन हम
तो ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन से क्या मुराद है कि कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो, या प्रेशर 1 atm ना हो, या टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, या इनमें से कोई एक चीज भी ना हो। और आमतौर पे प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर 1 atm रहता है, टेम्परेचर 298 केल्विन, आमतौर पे कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं होती, तो हम कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इस केस में ये वाली इक्वेशन लगाते हैं जो आपके सामने ये लिखी हुई है, E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT over NF log P over R, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। जो आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन लिखते हैं उसमें से आप लोग एक नेट इक्वेशन निकालते हैं, उस नेट इक्वेशन के प्रोडक्ट यहाँ पे लिखे जाते हैं और रिएक्टेंट। लेकिन अब यहाँ थोड़ा आगे देखें, हम लोग यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, आर जनरल गैस कांस्टेंट उसकी वैल्यू 8.314 लें, और जो आपके पास टेम्परेचर 298 केल्विन लें, और फेराडे की वैल्यू 96,485 कूलम पुट करें। तो इसमें हमारे पास जो इक्वेशन आएगी ये वो इक्वेशन जो आपने याद रखनी है, E cell is equal to E naught cell minus 0.059 over log reduced over oxidized। यहाँ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट भी कर सकते हैं, reduced over oxidized, जो मर्जी आप लोग याद रखें। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आज के सारे लेक्चर में जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो ये सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल फ्रीज थी, बाकी चीज़ें तो सिर्फ आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए थी। जो कंसेप्चुअल और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये हैं, जो लेक्चर का दूसरा हिस्सा आप लोग ले रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इसको थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। देखते हैं, ये इक्वेशन याद रखें, इसकी शक्ल याद रखें। अब यहाँ पे ई सेल लिखा है, ई नॉट सेल नहीं लिखा, ई सेल लिखा है। ई सेल का मतलब है कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत पोटेंशियल क्या होगा। अच्छा, फिर आगे मैंने क्या लिख दिया, ई नॉट सेल। असल में होता ये है कि ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन के तहत जो पोटेंशियल निकालते हैं, सपोज मैंने आप लोगों को भी बताया ना, जो मैंने जिंक कॉपर सिस्टम के लिए वैल्यू निकाली वो थी 1.10, यहाँ पे वही वैल्यू आएगी, उस वैल्यू में से कुछ माइनस होगा तो हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन बनेगी, याद रखिए। अभी एग्जांपल से आप लोगों को ये बात वाज़ेह हो जाएगी। आगे चलते हैं। हाँ, ये पहला क्वेश्चन देखें जी आप लोग। क्वेश्चन है कि अगर नॉस्ट इक्वेशन को यूज करें और इस सिस्टम के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करें, कि अगर कॉपर के राड को कॉपर आयन के 0.1 मोलर सॉल्यूशन में डिप करें तो फिर पोटेंशियल क्या होगी। 0.1 मोलर सॉल्यूशन में डिप करें तो पोटेंशियल क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू राइट द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। अब यहाँ पूरे सेल की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक हाफ सेल की बात हो रही। ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n log ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब ये इक्वेशन है। अब ये जो कॉपर आयन, मैं यहाँ इक्वेशन लिखूंगा, रिडक्शन की इक्वेशन कैसे बनेगी। कॉपर +2 जो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो हमारे पास बन गया कॉपर 0। अब यहाँ पे देखें इस इक्वेशन में, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, हाफ सेल की बात हो रही है, उन्होंने पूरे सेल का नहीं पूछा, सिर्फ उन्होंने कहा है कि अगर जो इलेक्ट्रोकेमिकल फ्रीज में जो वैल्यू दी गई है वो तो दी गई है, अगर कॉपर के राड को कॉपर आयन के 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप करें तो वो वैल्यू आती है 0.34 मोल। अगर हम कॉपर के राड को कॉपर के 0.1 मोलर सॉल्यूशन में डिप करें तो फिर आंसर क्या आएगा। तो फिर ये आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, आप वैल्यूज पुट करें, यहाँ वो वाली वैल्यू पुट करनी है जो असल में होती है स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन की वैल्यू तो उसकी 0.34 वोल्ट है। अगर 0.1 मोलर सॉल्यूशन में डिप करें तो कितना चेंज आएगा रिडक्शन पोटेंशियल की इस वैल्यू में, कितना चेंज आएगा। तो इसलिए ये इसलिए लिखी है कि इसी में कुछ चेंज आएगा, -0.059 और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन, एन से मुराद है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या है कॉपर। सॉलिड जितने भी होते हैं उनकी कंसंट्रेशन 1 होती है, याद रखिए, और नीचे कॉपर आयन की कंसंट्रेशन 0.1। मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा इस सेल का, हमारे पास आंसर आ जाएगा। याद, ये तरीका है, ये हाफ सेल की पोटेंशियल मालूम करने का तरीका ये जो मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा, आप अगर एग्जाम में ये आता है तो जाहिर है आप लोगों को ई नॉट सेल तो दिया गया होगा,
बाकी थोड़ा बहुत आपको खुद वर्किंग करना पड़ेगी। वर्किंग ये करना पड़ेगी, आपको इक्वेशन, रिडॉक्स इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। अच्छा, ये हाफ सेल के लिए। उसके बाद वो जिंक आयन के बारे में क्या है, जिंक आयन के बारे में हम देख लेते हैं। जो जिंक आयन है, पहले तो मैं रिएक्शन लिखूं इसका ना, रिडक्शन का। जिंक Z+2 में 2 इलेक्ट्रॉन गए, जिससे हमारे पास बना जिंक 0, हमारे पास जिंक 0 बना। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट, और यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है जो जिंक की आपकी रिडक्शन पोटेंशियल है। वो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, -0.76 वोल्ट, -0.059 divided by how many electrons are involved here, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। यहाँ मैं लिखूंगा 2 log of, अब जिंक एटम जो है ये सॉलिड है और सॉलिड की ऑक्सीजन एक्टिविटी हमेशा 1 होती है, डिवाइडेड बाय जिंक आयन की कंसंट्रेशन ये 0.01। तो आप लोग इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि अगर जिंक स्टेट को जिंक आयन की 0.01 सॉल्यूशन में डिप करें तो उसकी हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। अच्छा, ये अभी हमने हाफ सेल की बात की। एक एग्जांपल मैं आपको कंप्लीट सेल की भी करवाना चाहता हूँ, वो जरा देखिए कंप्लीट सेल। ये एग्जांपल है कि नॉन्स इक्वेशन यूज करें और आप लोग फाइंड करें इस सेल का पोटेंशियल, इस सेल का पोटेंशियल। सॉलिड की जगह कोई और फेज होगा तो फिर पी की जगह कौन सी वैल्यू आएगी? सॉलिड पे जैसा फिर आपने वैल्यू दी, 1 है। फिर आपको वैल्यू दी गई हो, फिर आपको वैल्यू दी गई, समझ आई ना, फिर आपको वैल्यू दी गई। अब जरा यहाँ पे देखिए, ये हमने एक जो है हमारे पास ये एक सेल है। सेल को लिखने का तरीका आप देखिए, वो रिडक्शन पोटेंशियल कुछ और चीज, तो मैं रिडक्शन पोटेंशियल नहीं लिख रहा। रिडक्शन पोटेंशियल में आपको पता है पहले केटाइन लिखते हैं, फिर स्लैश, उसके बाद लिखते हैं। ये सेल को डिनोट करने का तरीका है। ये क्या है, जिंक के रॉड को जिंक आयन के सॉल्यूशन में डिप किया एक बार, इस साइड पे कॉपर के रॉड को कॉपर आयन के सॉल्यूशन में डिप किया, और ये डबल लाइन से मुराद है दोनों सॉल्यूशन को साल्ट ब्रिज के जरिए जोड़ दिया। ये जो दरमियान में सिंगल लाइन है ना, ये इलेक्ट्रोड को एक्वस सॉल्यूशन से जब हम सेपरेट करते हैं उसके लिए लगाई जाती है। डबल लाइन से मतलब साल्ट ब्रिज। एक और बात याद रखिए, सेल की नोटेशन में एनोड को हमेशा लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और कैथोड को राइट साइड पे लिखते हैं। इसी अंदर अभी मैं आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस उसकी करवाऊंगा। अच्छा, अब हमें ये समझ आ रही है कि जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वो इक्वेशन लिखूंगा ना ऑक्सीडेशन वाली, तो जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। जिंक सॉलिड था, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो हमारे पास जिंक आयन बना। प्लीज अपने जोश और जज्बे को कम मत होने दें। अच्छा, ये हो गया जिंक के एटम जो है उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन। उसी साइड पे क्या हुआ, जो कॉपर के आयन थे उन्होंने वो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, जिससे हमारे पास क्या बन गए, कॉपर के एटम बन गए। मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का रिएक्शन लिखा है। अब मैं इसको टोटल करने लगा हूँ। +2 इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए। यहाँ पे जो जिंक है वो 0 है, उस प्लस ये यहाँ 0 ही है ना जब जिंक के ऊपर कोई चार्ज ना हो। उसके बाद क्या है, कॉपर आयन, उसके बाद इस साइड पे क्या है, जिंक आयन है प्लस कॉपर 0, जहाँ जिंक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, नेट रिएक्शन हमारे पास आ गई। अब मैं नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने जा रहा हूँ। नॉन्स्ट इक्वेशन की जरूरत इसलिए पड़ी है, अगर यहाँ पे 1 मोलर लिखा होता, यहाँ भी 1 मोलर लिखा होता फिर ठीक था, लेकिन ये कंसंट्रेशन कुछ और दी गई। अब जो सेल का पोटेंशियल है अब वो क्या होगा, तो सबसे पहले तो मुझे स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड करना है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या है, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड करने का तरीका मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि कैथोड -E0 एनोड। ये इसलिए मैं फाइंड कर रहा हूं क्योंकि इसकी वैल्यू वहां पे पुट करनी है, कैथोड और एनोड की,
बताएं जी, इन दोनों में से कैथोड कौन है, एनोड कौन है? वैल्यूज अगर यहाँ पे दी गई होती तो हम आसानी के साथ वो लिख लेते कि कैथोड कौन है, एनोड कौन है। वो पीछे मैं वैल्यूज बता चुका हूँ। वो जिंक वाले सिस्टम के लिए -0.7 थी और कॉपर वाले सिस्टम के लिए +0.34 वोल्ट थी। और इसमें से अंडरस्टूड है कि जो वैल्यू कम है वो एनोड है, जो ज्यादा वाली वो कैथोड है। मैं ये वैल्यूज पुट करने लगा हूँ। कैथोड की वैल्यू पुट की 0.34 माइनस एनोड की वैल्यू पुट की -0.76 वोल्ट, ये वैल्यू पुट की। और फिर इनको मैंने जब टोटल किया मेरे पास बना 1.10 वोल्ट। ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल आ गया। लेकिन हमने तो नॉन इक्वेशन लगा के फाइंड करनी है, क्योंकि कंडीशन अब नॉन स्टैंडर्ड हो चुकी है। तो आप फार्मूला लगाएं। अगर आप मुझे इजाजत दें मैं पिछली स्लाइड पे जाता हूँ, फार्मूला वहीं पे लगा लेते हैं। ये जी इसी स्लाइड पे आ गई। एंड वाला फार्मूला देखो, ये एंड वाला ई नॉट सेल, सबसे पहले सेल की पुट करें जो अभी आपने निकाली है, वो है 1.10। स्टैंडर्ड कंडीशन में वैल्यू ये आएगी -0.059 डिवाइडेड बाई 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, याद रखें। लॉग ऑफ प्रोडक्ट क्या क्या है ये देखें जी, जिंक आयन और कॉपर प्रोडक्ट है। कॉपर की एक्टिविटी तो 1 है, तो कॉपर यहाँ आएगा ही नहीं, यहाँ सिर्फ जिंक आयन आएंगे। डिवाइडेड बाई यहाँ पे रिएक्टेंट में जिंक सॉलिड है, कॉपर एंड लिक्विड। जिंक की एक्टिविटी तो 1 है, कॉपर एंड की एक्टिविटी आएगी, यहाँ कॉपर +2। अब जो उस क्वेश्चन में जिंक आयन और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन दी गई है वो यहाँ पे आप लोग पुट कर दें। जिंक आयन की कंसंट्रेशन 0.01 है वो पुट करें, कॉपर आयन की कंसंट्रेशन 0.1 है वो पुट करें, और आप लोग इसका आंसर निकाल लें। मेरा एक लेक्चर पूरा इस पे है कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग ये नॉन इक्वेशन यूज करके, वो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, मुझे रिमाइंड करवाइएगा। आई होप, लेकिन हमें वो इतना ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये आइडिया होना चाहिए कि जब स्टैंडर्ड से नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन की तरफ जाते हैं फिर पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। मैं आपको बता दूं जो लेक्चर का पहला हिस्सा था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। असल में अब जो करने जा रहे हैं एमसीक्यूज के हवाले से ये चीजें इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। नहीं सर, ये अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट हो जिंक और कॉपर के लिए, जैसे यहाँ तो सेम है, दो है, अगर तो डिफरेंट फिर हम इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने का तरीका आपको पता है कि जो नीचे इलेक्ट्रॉन ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर इलेक्ट्रॉन नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, वो तरीका। अच्छा, अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता है मैं आप लोगों को थर्मोडायनामिक्स जो है उसमें मैंने बताया है कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है दैट इज अ क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू 0 हो तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम है, उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी तो हम कहेंगे एक्सर्गोनिक रिएक्शन है या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अगर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हम कहेंगे एंडोगोनिक रिएक्शन है या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल इधर आना चाहिए था। ये थर्मोडायनामिक रीजन है। जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है उसको भी गिब्स फ्री एनर्जी के साथ रिलेट किया गया, ये उसका फार्मूला देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड, आप ये फार्मूला याद रखें। मतलब मैंने वो सारे फार्मूले जो हैं उनको सम अप किया है ताकि आप लोगों को मसला ना हो। इतने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो यूज होंगे। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ गिब्स फ्री एनर्जी को रिलेट किया गया है ई नॉट सेल के साथ। अब देखें जी, अगर ई नॉट सेल की वैल्यू होगी पॉजिटिव ग्रेट, अगर होगी 0, यहाँ 0 पुट करें, यहाँ 0 पुट करें, ई नॉट सेल की डेल जी 0 आ गया, उसका मतलब इक्विलिब्रियम। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 यानी पॉजिटिव होगी, यहाँ पॉजिटिव लिखना चाहिए था, ये उल्ट लिखा गया, सॉरी। हाँ, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, गिब्स फ्री एनर्जी का आंसर नेगेटिव आएगा। जब नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और अगर ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव हो, ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आएगा पॉजिटिव, तो ये एंडोगोनिक रिएक्शन, ये नॉन स्पॉन्टेनियस। इस बात का मतलब क्या है, हम लोग तो डिसाइड कर चुके हैं कि हमने तो बड़े कि जिसकी इंडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कम होगी वो हमारे पास एनोड होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो कैथोड होगा। इस केस में तो ई नॉट सेल कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव, ई नॉट सेल की वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती।
ये लेस देन 0 हो ही नहीं सकती, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर हमने ये क्यों लिखा है? ये सिर्फ एक नॉलेज बेस्ड चीज है कि अगर आप कभी गलती से एनोड को कैथोड कह दें और कैथोड को एनोड कह दें, ओल्ट वैल्यूज पुट करें, तो उसका आंसर जो है वो आपके पास नेगेटिव में आ जाएगा। जब आंसर नेगेटिव में आएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये तो हो ही नहीं सकता, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये बहरहाल आप लोगों ने याद रखना है। ई नॉट सेल की वैल्यू 0 होगी तो विलियम रिएक्शन, ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव होगी वो हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब मैं बताता हूँ कि ई नॉट सेल की वैल्यू जो है वो आपके पास पॉजिटिव कब होगी। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम हो उसको एनोड बनाएं हमेशा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो उसको कैथोड बनाएं। ई नॉट सेल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ऐसा रिएक्शन हमेशा खुद ब खुद हो जाएगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। ऐसा रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसमें अगर दो मेटल का कंपैरिजन करना हो, जो ऊपर मेटल आती है वो हमेशा एनोड होती है, जो नीचे आती है वो कैथोड होती है। ऊपर वाली एनोड और नीचे वाली हमेशा कैथोड होती है। ये एक ही बात है, जिसकी वैल्यू कम होगी रिडक्शन पोटेंशियल वो एनोड, जिसकी ज्यादा होगी कैथोड। अच्छा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन है। आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देख लीजिए। रिडक्शन पोटेंशियल जो है अगर डाउन द सीरीज जाए तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ती है, आप लोगों ने देख लिया। अगर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन का गेन आसान हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी नॉन मेटल की ग्रेटर होती जाएगी, नीचे नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ऊपर से नीचे आती जाएगी। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वाटर के साथ रिएक्शन स्लो होगा। एक बात याद रखें, ये जो ऊपर चीजें हैं इनमें से अगर कुछ भी याद न करेंगे तो नीचे 3 पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट। Any metal above in the series can displace any metal below in the series from its salt. कोई भी मेटल जो ऊपर मौजूद है वो नीचे मौजूद मेटल को उसके साल्ट में से निकाल सकती है। सपोज आप लोगों के पास अब जिंक ऊपर मौजूद है पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, कॉपर जो है उस सीरीज में नीचे मौजूद है। तो अगर कॉपर सल्फेट का कोई साल्ट पड़ा हो उसके अंदर आप जिंक मेटल के टुकड़े डाल दें, वो जिंक मेटल जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से कॉपर को निकाल के उसकी जगह देते हैं और जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कोई भी मेटल जो ऊपर मौजूद है वो नीचे मौजूद मेटल को उसके साल्ट में से निकाल सकते हैं। और इसकी एविडेंस भी है, आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाए उसमें जिंक के टुकड़े डाल दें, आप देखेंगे थोड़ी देर बाद वो कॉपर सल्फेट का नीला रंग जो है वो गायब हो जाएगा। उसमें असल क्या हो रहा होता है, वो ये रहा होता है कि वो नीला रंग तो कॉपर आयन की वजह से होता है। जब जिंक कॉपर आयन की जगह ले लेगा तो कॉपर आयन कॉपर एटम में चेंज हो जाएंगे। आपको पता है एटम तो उसके ब्राउन कलर के होते हैं, तो जिंक आयन का कलर होता कुछ नहीं है क्योंकि जिंक सल्फेट बन चुका है। ऊपर मौजूद कोई भी मेटल नीचे मौजूद मेटल को उसके आयन में डिस्प्लेस कर सकती है। उसके बाद एनी मेटल अबव इन द सीरीज एक्ट्स एज ए नोड, कोई भी मेटल जो ऊपर मौजूद नोड के तौर पर जो नीचे मौजूद है कैथोड के तौर पर काम करता है। और यहाँ एक और बात जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं जरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोगों के सामने निकाल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। यहाँ पे देखें जो हाइड्रोजन के ऊपर मौजूद है मेटल्स वो एसिड के साथ रिएक्शन करती है, नीचे मौजूद वो नहीं करती। उसकी वजह भी यही है। सपोज आपके पास एसिड पड़ा है HCl, ऊपर मौजूद है सपोज आपके पास मैग्नीशियम मेटल, ऊपर मौजूद मेटल नीचे मौजूद किसी भी एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से निकाल सकते हैं। वो जो ऊपर मेटल्स मौजूद है वो तो रिएक्शन करती है एसिड के साथ, नीचे वाली जो है वो रिएक्शन नहीं करती, याद रखें। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का बड़ा एक इम्पोर्टेंट आप लोगों के किस्म का टेस्ट है। ये आप लोगों ने बताना है जी इन दोनों में से ये जो सेल आपके पास है उसकी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगी, बोले जी। इसकी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होगी जी बच्चों?
ये वैल्यू देखिए आप लोग, ये वैल्यू कम है, ये एनोड है, ये वैल्यू, हाँ सॉरी ये कम है, हाँ ये कम, चार्ली ये कम है, ऑप्शन ये कौन सा, ये कम है, ये एनोड है, और ये ज्यादा है, ये क्या है, कैथोड। क्या ऑप्शन आएगा आंसर, -0.25 ये कैथोड है, -0.76। इसको सॉल्व करें, कौन सा आंसर आएगा जी, ऑप्शन बी। हाँ ये बी, ए है जी। देखिए ना आप लोग भूल रहे हैं, हमारे पास ई नॉट सेल क्या होता है बच्चों, प्लीज बताएं जी, ई नॉट सेल क्या होता है, वो होता है ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। पहले तो डिसाइड करें कैथोड कौन है, एनोड कौन है। जो कम वैल्यू है वो एनोड है, ज्यादा वैल्यू वाला कैथोड है। कम वैल्यू ये है, देखिए ना -0.7, ये कम वैल्यू, ये ज्यादा है, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो कैथोड वाली वैल्यू पहले लिखी, एनोड वाली बाद में, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बना +0.76, और ये पहली वैल्यू माइनस वैल्यू 0.25। हमारे पास ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन, एक ये है और एक ये, बताएं ये एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। आवाज नहीं आ रही बच्चों को। एनोड है। ये कम वाली वैल्यू है, ये एनोड है और ये कैथोड है। कैथोड की वैल्यू 0.34 वोल्ट माइनस एनोड की वैल्यू -1.6। जी वेरी गुड, डी ऑप्शन। ऑप्शन डी है। उसके बाद ये है जी कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं लिख सका मैं, इसकी ये वोल्टेज है, इसकी ये वोल्टेज है, देखो ये स्टेटमेंट एक बार। अभी ये बता दो, which acts as a node when connected to copper, कॉपर के मुकाबले में इनमें से कौन एनोड के तौर पे काम करेगा। आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो टिप्स पे याद, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, वो कॉपर के ऊपर मौजूद है, तो वो एनोड के तौर पर। which metal cannot displace hydrogen from acid, जो H के नीचे है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकेंगे, कौन सी है वो, गोल्ड, गोल्ड डिस्प्लेस नहीं कर सके। which is spontaneous reaction, इनमें से कौन सा रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस है, जो खुद ब खुद हो सकता है। आवाज नहीं आ रही, जो बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही। सुने जी, जो लेड है वो, we need to look at electrochemical series, लेड कॉपर के ऊपर मौजूद है, ये लेड है और कॉपर नीचे है, तो लेड मेटल कॉपर को उसके साल्ट में से डिस्प्लेस कर सकती है। पहला रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है, आप लोग याद रखें, स्पॉन्टेनियस ही है ना जी, लेड मेटल कॉपर आयन को उसके साल्ट में से निकाल सकती है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ये मैंने कहा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप फिंगर टिप्स पे याद करें तो आप कर लें। उसके बाद जी यहाँ पे आप ये बताएं कि ये रिएक्शन जो आप हैलोजेंस के बारे में एक बात याद रखें, ऊपर मौजूद हैलोजन नीचे मौजूद हैलोजन को उसके कंपाउंड में से निकाल सकती है। फ्लोरीन का सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन होगा तो फ्लोरीन क्लोरीन को निकाल, क्लोराइड को निकाल के उसकी जगह देगी। क्लोरीन ब्रोमीन को निकाल, ब्रोमीन क्लोरीन को नहीं निकाल, ब्रोमीन क्लोराइड को नहीं निकाल सकती।
इस तरह जो हाइड्रोजन है ये मैग्नीशियम के नीचे मौजूद है, ये नहीं निकाल सकते। पहला रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन ए जो है वो स्पॉन्टेनियस है, उसका मैं आप लोगों को जो तरीका है वो बता दूं। अच्छा ये बताएं जी, बाय रिमूविंग अ साल्ट ब्रिज बिटवीन टू हाफ शेल द वोल्टेज क्या होती है? वोल्टेज अगर साल्ट ब्रिज को हम लोग निकाल लें जीरो हो जाती है ना, क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं होता। तो ये बताएं द एलिमेंट व्हिच हैज ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज यूज्ड एज, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो तो क्या करें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा ये बताएं व्हेन आयरन इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट तो क्या होगा? कुछ होगा? आयरन को कॉपर सल्फेट में रखो, इलेक्ट्रोकेमिकल फ्रीज में आयरन ऊपर मौजूद है या कॉपर ऊपर मौजूद है? आयरन। आयरन ऊपर मौजूद है तो आयरन क्या करेगा? डिस्प्लेस। उसको देखिए आयरन है और ये कॉपर है, आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयन को निकालेगा, कॉपर सल्फेट का नीला रंग है वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। अच्छा जी ये हो गया जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जितना ही था। आप लोग अगर मुझे इजाजत दें तो शुड वी मूव टुवर्ड्स थर्मोडायनामिक्स का एक जो हमारे पास थोड़ा सा पोर्शन रहता है। यस सर, कंटिन्यू। अच्छा जी तमाम बच्चे जरा कोई और भी बता दे। यस सर। चलें जी मैं वो स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? यस सर। अच्छा बच्चों ये लेक्चर जो है इनके बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। मैंने पिछले सारे जो पीपीएससी के पेपर्स हैं वो एनालाइज किए हैं और एनालाइज करके मैंने एनालिसिस किया है, उसके बाद मैंने ये सारे बनाए हैं। तो ये इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। आप लोग ये लेक्चर जिन लोगों ने नहीं लिए वो लाजमी सुने, और दूसरी बार अगर आप सुनेंगे तो जाहिर है आपको अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा जी पार्शियल मोलर क्वांटिटीज जो है ना उनके बारे में हमने बात करनी थी, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज के बारे में। देखिए जी पार्शियल मोलर क्वांटिटीज क्या है? देखिए जी जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी है, एंथैल्पी है और एंट्रोपी है, ये आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज है व्हिच डिपेंड्स अपॉन मास। आपको पता है जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये तो एनर्जी है, एनर्जी तो मास डिपेंड होगी, E = mc स्क्वायर। सिर्फ ये हिंट याद रखो। एंथैल्पी भी एक एनर्जी है, ये मास पे डिपेंड करेगी। एंट्रोपी के बारे में वैसे आप लोगों को बता चुका हूं कि जो वेट बढ़ता जाता है एंट्रोपी बढ़ती जाती है। ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की जितनी भी इक्वेशन डिराइव की गई हैं वो सारी की सारी जो है वो डिराइव की गई है सबसे पहले सिस्टम को क्लोज सिस्टम कंसीडर करके। ये अज्यूम किया जाता था सिस्टम क्लोज। जो लिविस है उसने सबसे पहले कहा कि क्यों ना हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है वो उसको एक्सटेंड करके ओपन सिस्टम के लिए करें। तो ओपन सिस्टम के लिए अगर करें तो फिर क्या होगा? तो अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सपोज एक्स तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो कि फंक्शन है प्रेशर का, टेम्परेचर का और नंबर ऑफ मोल का। क्योंकि यहाँ कुछ बच्चे जो है बायोकेमिस्ट्री के बैठे हैं, उनके लिए बातों को समझना जरा मुश्किल होता है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कब हम कहते हैं कि कोई किसी चीज का फंक्शन, अगर एक चीज किसी दूसरी चीज पर डिपेंड कर रही हो तो हम कहते हैं कि ये उसका फंक्शन सॉरी सपोज आपके पास ये मैं एक इक्वेशन लिखने लगा हूँ y = x + 3। अब देखें अगर आप लोग x की वैल्यू 1 पुट करें तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 पुट करें y की वैल्यू 5 हो जाएगी, x की वैल्यू 3 पुट करें y की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो जो x की वैल्यू है y पर डिपेंड कर रही है,
y की वैल्यू, हाँ y की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, क्यों जो x की वैल्यू चेंज करें तो y की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम कहते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, कीप इन माइंड, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसी तरह आप लोगों ने गैस लॉज में देखा है, हम लोग गैस लॉज भी करेंगे, उसमें आप लोगों ने देखा है कि जो वॉल्यूम है ना किसी गैस का, वो प्रेशर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है। तो हम लोग मैथ्स की लैंग्वेज में इस बात को कहेंगे तो मैं ये लिखूंगा कि जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। याद रखो, अब कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्स है, फंक्शन है प्रेशर का, टेम्परेचर का, नंबर ऑफ मोल का, तो इसको मतलब ये है कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती है प्रेशर के साथ, टेम्परेचर के साथ और नंबर ऑफ मोल के साथ। यहाँ मैंने कोई एक नंबर ऑफ मोल नहीं लिखा, यहाँ डिफरेंट नंबर ऑफ मोल मैंने लिख दिए। असल में ये अप्लाई होता है कि अगर मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हो तो फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे चेंज होगी। तो ये उसका फार्मूला मैंने लिख दिया है, आगे मैंने डिटेल नहीं की कि अगर एक्स को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो तो जो मोल पार्शियल मोलर क्वांटिटी है वो लिखने का तरीका ये है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स विद चेंज इन नंबर ऑफ मोल। एक मिनट जरा प्लीज होल्ड करें। जी बच्चों, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है इसको समझने के लिए पार्शियल मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आप लोग जरा ध्यान में रखें। पार्शियल मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी। अब पार्शियल मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, सपोज आपके पास इथाइल अल्कोहल और वाटर है। जब आप लोग इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के वाटर के 3 मोल, याद रखें वाटर के 3 मोल कितने ml इक्वल है, तो पार्शियल मोलर वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप 3 मोल पानी और 1.17 मोल इथाइल अल्कोहल अगर आप मिक्स करें, सबसे पहले तो पता नहीं कि 3 मोल पानी में कितने ml पानी होता है, तो ये नीचे लिखा हुआ है कि जो मोलर वॉल्यूम है ना, पानी के 1 मोल का वॉल्यूम है जी 18.07, पानी के 1 मोल का वॉल्यूम है। इथाइल अल्कोहल के 1 मोल का वॉल्यूम ये है। अब आप इनको मिक्स करें जरा, अब पानी के 1 मोल का वॉल्यूम ये है, 3 मोल का वॉल्यूम इतना होगा। इथाइल अल्कोहल के 1 मोल का वॉल्यूम ये है, इतने मोल का वॉल्यूम ये होगा। तो ये आपके पास बन गई पानी का वॉल्यूम, ये इथाइल अल्कोहल का वॉल्यूम है। अब अगर इन दोनों को, सपोज आप लोगों ने ये दोनों वॉल्यूम लिए, आप इसको एक तीसरे बीकर में मिक्स करेंगे तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना वॉल्यूम बनेगा हमारे पास 123.06, लेकिन हकीकत में इतना वॉल्यूम नहीं बनता। हमारे पास जो वॉल्यूम बनता है वो इतना बनता है, ये वॉल्यूम कम हो जाता है। इथाइल अल्कोहल का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। 100 ml वाटर और 100 ml इथाइल अल्कोहल को जब मिक्स करते हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि 200 ml बनेगा टोटल, लेकिन जो टोटल बनता है
193 ml बनता है। तो होता ये है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स के अंदर जब आप उनको मिक्स करते हैं तो या उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या बढ़ जाती है या कम हो जाती है। बहुत कम ऐसा होता है कि जो V1 और V2 है इसका सम V के इक्वल है। ये केसेस 2 और 3 अक्सर होते हैं। जो टोटल वॉल्यूम है, ऐसा भी हो सकता है कि टोटल वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट वॉल्यूम से ज्यादा हो, कि आप एक लिक्विड का 100 ml और दूसरे लिक्विड का 100 ml ले रहे हैं। ये भी हो सकता है कि टोटल वॉल्यूम 200 ml से ज्यादा हो जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है जो कम हो जाए, जैसे कि मैं अभी आपको मिथाइल अल्कोहल और वाटर के एग्जांपल जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें जो टोटल वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। ये देखिए, टोटल वॉल्यूम 123 होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास हो गया 118.74। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, सपोज हम लोगों ने इन दोनों लिक्विड्स को मिक्स कर दिया है, हमारे पास बना है 118.74 ml बना है हमारे पास। आप अगर ऊपर से हम 1 मोल वाटर ऐड करेंगे, 1 मोल वाटर ऐड करने से मुराद है हमने 18.07 मोल वाटर ऐड कर रहे हैं, ml वाटर ऐड कर रहे हैं। तो पहला जो वॉल्यूम था उसमें जो इजाफा है वो इजाफा इतना नहीं होगा, बल्कि वॉल्यूम में जो इजाफा है वो 17.37 ml होगा। हालांकि आपने तो ऐड किया है 18.07 ml, लेकिन इजाफा ये होगा। तो किसी मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स के अंदर किसी लिक्विड का 1 मोल ऐड करने से उसके जो वॉल्यूम में इजाफा होता है उसे कहते हैं पार्शियल मोलर वॉल्यूम। ये देखें जी, यहां पे आ जाए, ये देखिए, चेंज इन वॉल्यूम विद चेंज इन यूनिट नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट 1। आपके पास दो कंपोनेंट, एक इथाइल अल्कोहल है और एक कंपोनेंट आपके पास वाटर है। आपने उन दोनों को पहले से मिक्स कर लिया हुआ है, आपके पास टोटल वॉल्यूम 118.74 है, 118.74 ml पहले आपके पास है। अब आपने ऊपर से 1 मोल वाटर और ऐड किया है, यानी 18.07 ml वाटर ऊपर से और ऐड किया है। आपने ऐड तो इतना वाटर किया है, इतने ml, लेकिन जो इजाफा होगा ना वॉल्यूम में, जो आप वहां बीकर के ऊपर रीड करेंगे, वो इजाफा इतना होगा। असल में होता यह है कि जब आप वाटर डाल रहे होते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ जाती है, जिस वॉल्यूम में इजाफा वो नहीं होता जो आप लोग वॉल्यूम डाल रहे हैं। ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ते क्या है, ये है जी पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर। वो क्या है? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर with unit change in number of mole of water at constant pressure and temperature by keeping N2 constant। यानी आपने इथाइल अल्कोहल को चेंज किया। अब अगर आपके पास 118.74 ml टोटल मिक्सचर है, उसके अंदर आप लोग अगर 1 मोल इथाइल अल्कोहल ऐड करते हैं, यानी इतना इथाइल अल्कोहल, ये सॉरी इतना, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हम चूंकि इतने ml बीकर के ऊपर रीडिंग दी हुई है 58.65 ml, क्योंकि हम इतना वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉल्यूम में इजाफा इतना ही होगा, लेकिन वॉल्यूम में इजाफा इतना नहीं होता, बल्कि वॉल्यूम में इजाफा जो है वो ये होता है, कम इजाफा होगा। तो 1 मोल इथाइल अल्कोहल ऐड करने से जो वॉल्यूम में असल में इजाफा हुआ है उसे हम कहते हैं पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये लिखा हुआ है चेंज इन वॉल्यूम, change in total volume by adding 1 mole of ethyl alcohol, and 2 mean ethyl alcohol दो component, by keeping pressure, temperature and number of mole constant। अच्छा, एक बात ये होगी, अब मैं यहाँ ऊपर चलता हूँ, तो यहाँ इसको वॉल्यूम समझ। किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में, किसी भी प्रॉपर्टी में जो चेंज आता है, उस चीज का 1 मोल ऐड करने से उसे कहते हैं पार्शियल मोलर क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी का 1 मोल ऐड करने से जो चेंज आता है, सपोज हमारे पास दो कंपोनेंट 1 और 2, और हम उनका कोई प्रॉपर्टी जो है, जो कोई क्वांटिटी x उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो पहले हमने उनको मिक्स कर दिया है, पहले मिक्स कर लिया है। अब ऊपर से अगर हम लोग 1 मोल उस कंपोनेंट, किसी कंपोनेंट का 1 मोल ऐड करें, तो उस प्रॉपर्टी में जो चेंज आता है उसे कहते हैं पार्शियल मोलर क्वांटिटी।
जैसे मैंने ये कहा कि वाटर का 1 मोल ऐड करने से जो टोटल वॉल्यूम में चेंज आया उसको कहेंगे पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर। इथाइल अल्कोहल का 1 मोल ऐड करने से उसके जो वॉल्यूम में चेंज आया उसको कहते हैं पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने तो चूंकि असल में 54.21 ml वाटर ऐड किया शुरू में 3 मोल, और 68.85 ml हमने इथाइल अल्कोहल ऐड किया, और हम सोच रहे थे कि टोटल वॉल्यूम इतना बन जाए, लेकिन टोटल वॉल्यूम इतना नहीं बना, बल्कि वो इतना बना है 118। ये किस फार्मूले के मुताबिक बना है? ये वो फार्मूला है, ये वो फार्मूला है। N1 मीन जो आपने वाटर के मोल ऐड किए 3, V1 पार्शियल मीन जो वाटर का पार्शियल मोलर वॉल्यूम है ये 17.37 प्लस N2 मीन 1.17 जो इथाइल अल्कोहल के वॉल्यूम, और V2 पर उसका मीन 68 ये जो इसका वॉल्यूम है 56.76, जो हमारे पास टोटल आएगा वो हमारे पास 118.74 है। जी। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं क्योंकि यहाँ देख नहीं रहा, जो असल में वॉल्यूम जो कम होता है वो ये है कि आवाज काट रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो बढ़ जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के रिस्पेक्ट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप देखिए वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इथाइल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है, उसका जहर है वो हाइड्रोजन, लेकिन जब वो वाटर के साथ राब्ते में आता है, मिक्स करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है, जिससे मॉलिक्यूल्स में फासला कम हो जाता है और वॉल्यूम में कमी आ जाती है। अच्छा बच्चों, मैं लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। हमने कुछ एमसीक्यूज करने थे, वो मैं आप लोगों को एमसीक्यूज जो है वो सेंड कर दूंगा। वो एमसीक्यूज इस चैप्टर में से सेंड करूंगा, वो आप करें ताकि कल का टेस्ट आपका अच्छा हो। एंड अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक दो गुजारिशात हैं आप लोगों की नज़र करनी थी। एक तो ये कि वो स्टूडेंट्स जो किसी एक ग्रुप का हिस्सा है, हमने 2 ग्रुप्स बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पे, तो काइंडली किसी एक ग्रुप का ही हिस्सा रहें। आप दोनों में ऐड हुए हैं। मकसद ये था कि अगर कोई न्यू पार्टिसिपेंट्स हों तो उनको हम दूसरे ग्रुप में वही सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, लेकिन आप लोगों ने दोनों ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, तो काइंडली किसी एक ग्रुप का हिस्सा रहें। सारी इंफॉर्मेशन इक्वली दोनों ग्रुप्स में शेयर की जाएगी। पहली गुजारिश तो ये है कि किसी एक ग्रुप में आप बतौर पार्टिसिपेंट या मेंबर रहें, दूसरे से लॉग आउट खुद ही उसमें से क्विट कर जाएं। और दूसरी गुजारिश ये है कि जिन बच्चों के ड्यूज रहते हैं वो काइंडली